Bismillahirrahmanirrahim. Hope you are all fine and doing well and healthy in this situation of the COVID. Uh, Welcome to another lecture of digital signal processing. So far, we have learned a lot of concepts related to the DSP. Still, we have to learn very important topics related to DSP. So अभी तक हमने जो टॉपिक्स किए हैं उसमें हमारे हमने टाइम डोमेन में कन्वोल्यूशन को देखा, एलटीआई सिस्टम को देखा, क्लासिफिकेशन सिस्टम, ये सारे करते करते हमने जेड ट्रांसफॉर्म किया, उसका इनवर्स जेड ट्रांसफॉर्म किया, उसके प्रॉब्लम सॉल्व किए। हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है फ्रीक्वेंसी डोमेन एनालिसिस। अब फ्रीक्वेंसी डोमेन एनालिसिस क्या है? ये है कि जो हमारा टाइम डोमेन में सिग्नल्स हैं उनको हम फ्रीक्वेंसी डोमेन में एनालिसिस करें। अल्दो हमने जेड डोमेन में एनालिसिस किया, वो भी फ्रीक्वेंसी डोमेन है, मगर ये जो डोमेन है ये इसमें हम स्पेक्ट्रम देखते हैं। डिकम्पोजिशन के थ्रू ये सिग्नल एक सिग्नल को डिकम्पोज किया जाता है, ठीक है, और उसके बाद फिर उसको एनालिसिस की जाती है और उससे फिर हमारे पास सिग्नल का जो फ्रीक्वेंसी रिस्पांस उसको हम कहते हैं वो मिलता है। हम जेड डोमेन में मोस्टली जो हमारा एरिया होता है वहां पर स्टेबिलिटी ऑफ द सिस्टम, कॉजलिटी, इससे रिलेटेड चीजों को एनालिसिस करते हैं, और यहाँ पर हम जो है फ्रीक्वेंसी रिस्पांस पे फिल्टर डिजाइनिंग, ये सारी चीजें जो है ना आप इसमें करते हैं। तो अब जो है हमारा ये जो है अब हमारा जो ये टॉपिक हमें आज का करना है। तो सबसे पहले आते हैं, क्योंकि इस सब्जेक्ट का जो प्री रेक है वो सिग्नल सिस्टम्स हैं, और सिग्नल सिस्टम्स में हम ये चीज कुछ हद तक करके आए। सिग्नल सिस्टम में मोस्टली हम जो फोकस थे उस टाइम वो कंटिन्यूस टाइम सिग्नल्स पे थे। फिर हमने उन कंटिन्यूस टाइम सिग्नल्स को डिकम्पोज किया था, ठीक है, साइनोसाइड, साइन और कॉस के, जो कि हमने फोरियर थ्योरम अप्लाई किया था। यहाँ पर भी एक वही करेंगे, मगर यहाँ पर हम कंटिन्यूस के साथ हमारा फोकस जो है वो किस पे होगा? हमारा फोकस होगा डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स में। तो पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हम अभी इसको पढ़ेंगे, मैं इसको स्क्रीन को फुल कर दूं, ठीक है, ओके। तो क्या होता है फ्रीक्वेंसी डोमेन एनालिसिस ऑफ सिग्नल में? फ्रीक्वेंसी फोरियर सीरीज एंड फोरियर ट्रांसफॉर्म आर वन ऑफ द टूल्स यूजफुल इन द एनालिसिस एंड डिजाइन ऑफ एलटीआई सिस्टम। क्योंकि हम अभी तक जितने भी जो सिस्टम्स पढ़ रहे थे उनमें हमारा मेजर फोकस जो था वो हम जो है ना एलटीआई सिस्टम में करते हैं। एलटीआई सिस्टम कौन से होते हैं? जो जो लीनियरिटी प्रॉपर्टी को और टाइम इनवेरिएंस प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम्स को फॉलो करते हैं, ठीक है, ये हम कवर कर चुके हैं। तो उन दोनों को करते हैं तो उनको एलटीआई सिस्टम। अब ये क्योंकि प्रैक्टिकली बहुत सारे सिस्टम्स ऐसे हैं जिनको हम या तो वो एलटीआई सिस्टम को फॉलो करते हैं, मतलब एलटीआई प्रॉपर्टीज को फॉलो करते हैं, या उनको हम कुछ कंडीशंस के साथ, मतलब बाउंड्री कंडीशंस लगा के उसमें एलटीआई के फॉर्म में कैटेगराइज करते हैं। तो उससे फिर हमारे पास बहुत सारे एनालिसिस टूल्स अवेलेबल हैं जिससे हम सिस्टम के बारे में इंफॉर्मेशन डिजाइनिंग एनालिसिस के हमारे पास इजी हो जाती है, ठीक है। तो ये बड़े बड़े इंपॉर्टेंट टूल्स हैं। उसमें हमारे जो सबसे इंपॉर्टेंट टूल जो है वो फोरियर सीरीज एंड फोरियर ट्रांसफॉर्म होता है, ठीक है। इसमें होता क्या है, जिस तरीके से हम जब कन्वोल्यूशन कर रहे थे उसमें हम क्या कर रहे थे, हमने कहा कि एलटीएस सिस्टम के जो लीनियरिटी एंड टाइम इनवेरिएंस, जो लीनियरिटी एंड टाइम इनवेरिएंस प्रॉपर्टीज को जो एक्सप्लॉइट करने के लिए, उसकी एप्लीकेशन करने के लिए हम क्या किया था, एक गिवन सिस्टम जो था उसको हमने डिकम्पोज किया था इन द फॉर्म ऑफ द डिलेड इम्पल्सेस। अगर आप लोगों को पिछले लेक्चर याद हो तो उनमें डिलेड इम्पल्सेस में डिकम्पोज किया था, ठीक है। तो उससे फिर हमारे पास एक जो हमने ड्राइव किया था वो निकला था कन्वोल्यूशन का फॉर्मूला। कन्वोल्यूशन से हमें क्या फायदा हो रहा था? अगर हमें सिस्टम का सिर्फ जस्ट इम्पल्स रिस्पांस पता हो तो हम उस सिस्टम में कोई भी आर्बिट्ररी इनपुट, आर्बिट्ररी मतलब हमें कुछ पता नहीं कि वो इनपुट क्या होगा, उस इनपुट पे उस सिस्टम का क्या बिहेवियर होगा हम उसको ड्राइव कर सकते थे। ये सिर्फ लीनियरिटी एंड टाइम इनवेरिएंट प्रॉपर्टीज को जो लीनियरिटी एंड टाइम इनवेरिएंट प्रॉपर्टी को जो इसको उसकी एप्लीकेशन या उसको एक्सप्लॉर करते हुए हमने वो निकाला। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, जो फोरियर में होता है
उसको डिकम्पोज करते हैं बजाय डिलेड इम्पल्सेस के, यहाँ पर हम साइनोसॉइडल या कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल कंपोनेंट्स में करते हैं, ठीक है, फोरियर सीरीज में। अगेन क्या ये क्यों करें, ताकि हम, क्योंकि साइनोसॉइड एंड एक्सपोनेंशियल्स के जो हम इजीली हमारे पास टूल्स अवेलेबल है, तो वो हम क्या करेंगे, ओरिजिनल सिग्नल जो है उसको डिकम्पोज कर देंगे किसमें, कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल में। तो हमारे पास जो ओरिजिनल सिग्नल होगा, जिस तरह के हमने उसमें किया था कि एक सीक्वेंस को डिलेड इम्पल्स में किया था, यहाँ पे बजाय डिलेड इम्पल्स के हम कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल कंपोनेंट्स में करेंगे। तो ये जो हमें इसकी पूरी डेरिवेशन, इसके मैथमेटिकल जो हमें दी है, वो है फोरियर ने, ठीक है। फोरियर मैथमेटिशियन था, ये 1780s 18th सेंचुरी का था, जिसने काफी कमाल का काम किया था इसमें। उन्होंने जो इस चीज को फॉलो किया था, और यहाँ जिस पे इन्होंने पेपर पे ले लिखा था, वो था रिलेटेड टू द प्रोपोगेशन ऑफ द टेम्परेचर, किस तरह प्रोपोगेट होता है डिफरेंट। तो उस पे उसने एक कॉन्सेप्ट ये दिया था, जो कि बाद में जाके आगे वक्त के साथ ये सिग्नल्स में काफी हेल्प रहा है, और बहुत बड़ा रोल है इसका फिल्टर डिजाइनिंग और डीएसपी और जो डिजिटल सिस्टम में इस फोरियर के इस थ्योरम का, ठीक है। तो फोरियर क्या सपोज करता है कि बेसिकली फोरियर का जो एक कॉन्सेप्ट है, वो क्या कॉन्सेप्ट है कि हम जो भी सिग्नल है उसको डिकम्पोज कर सकते हैं साइनोसाइडल में। साइनोसाइडल कौन से होते हैं, साइन और कॉस। मतलब दूसरे लफ्जों में यूं कहूं कि हम कोई भी सिग्नल लें, उसको हम डिकम्पोज कर सकते हैं, उस वो कॉम्बिनेशन है ऑफ साइन और कॉस के डिफरेंट का, मतलब एक सिग्नल है स्क्वायर वेव है मिसाल पर, तो स्क्वायर वेव ले लिया। अब कोई सिग्नल ले लिया आपने ऐसा, मतलब रैंडम से सिग्नल, तो जो भी सिग्नल है उसको हम डिकम्पोज करते सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ द साइन और कॉस। बट हर सिग्नल के नंबर ऑफ साइनोसाइडल कंपोनेंट्स, एंड उन साइनोसाइडल कंपोनेंट्स की जो फ्रीक्वेंसी है वो डिफरेंट होगी। मतलब मैं ये कहूँ कि ये स्क्वायर वेव, इसको मैं डिकम्पोज करता हूँ साइन और कॉस में, आप तो ये भी कहेंगे ठीक है, ये सिग्नल ट्रायंगुलर है, क्या इसको भी डिकम्पोज कर सकते हैं, हाँ। तो इन दोनों में डिफरेंस भी कहाँ पे आएगा, फर्क कहाँ पे आएगा, ये डिफरेंस आएगा आपके इसमें नंबर ऑफ साइनोसाइडल डिफरेंट होंगे एज कम्पेयर टू इसमें, ठीक है। और उन दोनों साइनोसाइडल कंपोनेंट्स का जो फ्रीक्वेंसी होगी वो भी दोनों में डिफरेंट होगी। आई बात समझ में। तो वो जो साइनोसॉइडल कंपोनेंट्स हैं कि इसमें अलग होंगे, इसमें अलग होंगे, और हर एक कंपोनेंट की अलग अलग फ्रीक्वेंसी होगी। अब फिर उस चीज का अब ब्रेन में सवाल आता है कि हमें कैसे पता चलेगा ऐसे सिग्नल क्या है। तो वही सिग्नल एक्चुअल में जो नंबर ऑफ साइनोसॉइडल कंपोनेंट्स कौन से होंगे, उनकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, उनका एम्पलीट्यूड कितना होगा, वो हम रिप्रेजेंट करते हैं यूजिंग द स्पेक्ट्रम, ठीक है, यूजिंग द स्पेक्ट्रम। तो स्पेक्ट्रम की जो मदद से हमको उसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो स्पेक्ट्रम एक्चुअली में हमें बताता क्या है, हमें ये बताता है कि भाई इस, मैं अगर यूं कहूं कि इसका ये जो फ्रीक्वेंसी जो स्पेक्ट्रम ये है, तो हम इसको यूं कहेंगे कि ये जो है सिग्नल, इसमें जो फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स है वो ये होगा, इसका एम्पलीट्यूड इतना होगा, ये फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट भी इसमें है, मतलब साइन और साइनोसाइडल कंपोनेंट, और ये भी है। तो हम, हमारा क्या मकसद हो गया, अब सिंपल वर्ड्स में मैं यूं कहूं, हमारा मतलब यहाँ पर ये हो गया कि हमें हर सिग्नल का जो एक जो डिकम्पोज करते हैं जिन साइनोसाइडल में, हमें वो पता करना है कि वो साइनोसाइडल कंपोनेंट्स कौन से, उनकी फ्रीक्वेंसी कितनी, उनका एम्पलीट्यूड कितना है, और साथ ही साथ फेज कितना है उसका, उन हर एक, क्योंकि एक सिग्नल को हम किससे कितने तीन प्रॉपर्टीज होती हैं जिससे कंप्लीटली डिस्क्राइब होता है, एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी एंड फेज। तो इट मीन जो साइनोसाइडल कंपोनेंट्स उसमें यूज हुए हैं, जो उसमें ऑलरेडी अवेलेबल हैं इस बार फोरियर थ्योरम, तो उनका हर एक की फ्रीक्वेंसी कितनी है, एम्पलीट्यूड कितना है, फेज कितना है। तो फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड, किस फ्रीक्वेंसी पे कितना एम्पलीट्यूड है, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं विद द मैग्नीट्यूड स्पेक्ट्रा, और जो फेज है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं विद द फेज स्पेक्ट्रा ऑफ द उस सिग्नल, ठीक है। तो अब चीजों को आई होप कि क्लियर हो गया होगा पूरी पिक्चर के है क्या चीज। तो अब क्या हुआ, अब हमारे पास इसको मैं एक दूसरा एग्जांपल से समझाता हूँ, या ये जो डिकम्पोजिशन आपको इस तरीके से देखें, अगर जस्ट मैं आपको एक पिक्चर दिखाता हूँ जिससे आपको काफी हेल्प हो जाएगी चीजों को समझने में।
ओके, तो मैं आपको एक पिक्चर दिखाता हूँ। ये देखें। अब ये देखो, ये सिर्फ उस चीज को मैं एक आपको रियलाइज करवा रहा हूँ कि क्या है। हमारे पास हम एक जब व्हाइट लाइट होती है, मिसाल लो उसको गुजारते हैं एक प्रिज्म के थ्रू, तो उससे हमें क्या मिलता है कि हमें उसमें अंदर जो इतने सारे कलर ऑफ लाइट्स मिलते हैं। तो हम जो कहा जाता है कि व्हाइट लाइट में आपके सारे कलर्स अवेलेबल हैं ऑफ लाइट, जो भी है वायलेट, रेड, येलो, मतलब। और ये जो प्रिज्म के थ्रू जब पास होता है तो उसको वो आपके जो है ना वो रिप्रेजेंट हो जाते हैं या वो ओपन होकर निकल आते हैं। तो तो इसको हम यूं कहेंगे कि ये जो है व्हाइट लाइट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द कलर्स ऑफ द लाइट। ठीक है, तो ये क्या हुआ, ओरिजिनल तो ये वही है, एक व्हाइट लाइट ही है, मगर उसमें अंदर जो जिस कंपोनेंट से ये व्हाइट लाइट का बनी है वो ये सारे कंपोनेंट्स हैं। ठीक है, जिसमें सारे कलर्स अवेलेबल हैं। तो एग्जैक्टली जो फोरियर का कॉन्सेप्ट है ना, वो भी इसी तरह का ही है कि आपके पास जो टाइम डोमेन में सिग्नल है वो क्या है, वो टाइम इज द कॉम्बिनेशन ऑफ द साइनोसाइडल, साइन और कॉस का। यहाँ पर तो 7 कलर्स का कॉम्बिनेशन है व्हाइट लाइट, वहां पे टाइम डोमेन में जो सिग्नल है वो साइन और कॉस है। तो हर साइन ऑफ कॉस के जो नंबर ऑफ कंपोनेंट्स, क्योंकि साइन और कॉस की फ्रीक्वेंसी डिफरेंट हो सकती है, जीरो से लेके मतलब इनफाइनाइट तक हो सकती है। तो हर एक साइनोसाइडल की फ्रीक्वेंसी डिफरेंट होगी, मगर होंगे साइनोसाइडल कंपोनेंट। तो एग्जैक्ट सेम कॉन्सेप्ट है, क्योंकि ये प्रिज्म वाला कॉन्सेप्ट हमने एक रियल एग्जाम्पल होता है, और इसको हमने देखे हुए भी होंगे, जिस तरह लाइट्स बनती हैं, जो प्रिज्म से आप किसी लाइट को गुजारेंगे तो उसमें से एक डिफरेंट कलर्स अपीयर होते हैं। तो एक्चुअल में वो एम्बेडेड होते हैं, कॉम्बिनेशन होता है वाइट लाइट उन सारे कलर्स का। तो इसको हम कहते हैं लाइट स्पेक्ट्रम। और जो हम जब टाइम डोमेन सिग्नल को जब हम उससे ब्रेक करते हैं, तो उसमें से जो साइनोसाइडल का कंपोनेंट जितने उसमें अवेलेबल हैं वो हमारे सामने अपीयर होते हैं, उनको हम कहते हैं स्पेक्ट्रम। मगर वो कौन सा, एम्पलीट्यूड स्पेक्ट्रम एंड फेज स्पेक्ट्रम, उसको शॉर्ट में फेज स्पेक्ट्रा, मैग स्पेक्ट्रा, मैग्नीट्यूड स्पेक्ट्रा भी कहा जाता है। तो डिफरेंट नाम से, तो इस चीज को आप देख लीजिए। ठीक है, तो ओवरऑल कॉन्सेप्ट आई होप क्लियर हो गया होगा। अब हमारे पास फ्रीक्वेंसी जब डोमेन निकालते हैं, साइनोसाइड मतलब अब एक सिग्नल को हमने डिकम्पोज कर दिया साइनोसाइड। सवाल यहाँ पर ये होता है, हमारे पास तो दो टाइप्स के सिग्नल्स हैं, एक कौन से, एक एज पर दी टाइम के हिसाब से, एक कंटिन्यूस टाइम, दूसरा डिस्क्रीट टाइम। तो कंटिन्यूस टाइम सिग्नल्स को अगर डिकम्पोज किया जाए, तो उसको कंटिन्यूस टाइम जो डिकम्पोज हो मगर किसमें, पीरियाडिक, कंटिन्यूस पीरियाडिक सिग्नल, तो उसको हम कहते हैं फोरियर सीरीज के थ्रू करते हैं। फॉर स्पेसिफिक, फॉर पीरियाडिक सिग्नल दिस कंपोजिशन is called Fourier series and for aperiodic this called Fourier transform। और ये दोनों चीजें हम कर आए। पीरियाडिक सिग्नल्स के लिए फोरियर सीरीज होता है और अपीरियाडिक सिग्नल्स के लिए फोरियर ट्रांसफॉर्म होता है, मगर ओवरऑल टाइम दोनों केसेस में क्या है, कंटिन्यूअस है। और ये सारा एग्जैक्ट सेम काम जो है हम एसएनएस में दोनों करके हैं। फोरियर सीरीज भी हमने की है, मतलब फोरियर सीरीज में क्या है, डिकम्पोजिशन है, और फोरियर ट्रांसफॉर्म फॉर अपीरियाडिक सिग्नल्स के लिए हमने दोनों केसेस किए हैं वहां पे। अच्छा, these decomposition are important for an analysis of LTI system because the response of an LTI system to a sinusoidal input is a sinusoid of the same frequency but different amplitude and phase। ठीक है, अब ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्यों है, या इसकी इतनी अहमियत क्यों है, उसकी सबसे बड़ी वजह या जो जो प्रॉपर्टी है वो ये है कि जो जब एलटीआई सिस्टम्स को हम साइनोसाइडल इनपुट देते हैं, तो हमें आउटपुट में भी वही सेम साइनोसाइडल और मिलता है, उसकी फ्रीक्वेंसी सेम होती है, बस सिर्फ चेंज जो होता है वो मैग्नीट्यूड और फेज में होता है, बाकी फ्रीक्वेंसी सेम होती है। मतलब मैं अगर फॉर सपोज 1 किलोहर्ट्ज का साइनोसाइड वो जो कम एक एक्सपोनेंशियल कंपोनेंट उसको एज ए इनपुट दूं हमारे एलटीआई सिस्टम को, तो मुझे आउटपुट भी 1 किलोहर्ट्ज का ही मिलेगा, 1 किलोहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी का ही साइनोस एक्सपोनेंशियल से कंपोनेंट मिलेगा, मगर उसका सिर्फ मैग्नीट्यूड और फेज चेंज होगा, बाकी फ्रीक्वेंसी सेम होगी। तो ये जो प्रॉपर्टी है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम यूं कर रहे हैं कि एक और एक सिग्नल को डिकम्पोज कर रहे हैं एक्सपोनेंशियल पे। तो मतलब एक्सपोनेंशियल पे तो हमें आउटपुट वैसे ही जब एलटीआई सिस्टम को देते हैं तो सेम फ्रीक्वेंसी का आउटपुट है, सिर्फ एम्पलीट्यूड और फेज में चेंज होता है। तो इस वजह से हमारे जो है ना एलटीआई सिस्टम में ये डिकम्पोजिंग बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है।
ठीक। अच्छा, ये जो ये जो पॉइंट लिखी हुई है तो ये वैसे मैं जिक्र कर चुका हूँ मैं। ठीक है, ये स्लाइड वैसे भी शेयर कर दूंगा आप लोगों के साथ। तो यहाँ तक आपको आई होप concept क्लियर हो गया होगा। The linearity property of LTI system implies that a linear combination of sinusoids at input produces similar linear sum of the sinusoids at the output but with different frequency or with different amplitude and phase। ठीक है, तो पूरी कहानी ये है कि अगेन समराइज कर देता हूं मैं। डिकम्पोज द सिग्नल इन साइनोसाइडल्स एक्सपोनेंशियल्स और उसको एलटीआई सिस्टम में इनपुट दे देंगे। एलटीआई सिस्टम में सिर्फ सेम फ्रीक्वेंसी का वही हमें एक्सपोनेंशियल्स मिलेंगे, मगर उनके हर एक का एम्पलीट्यूड एंड सिर्फ फेज चेंज होगा, बाकी फ्रीक्वेंसी सेम होगी। अच्छा, तो कंटिन्यूस टाइम्स में भी दो केसेस, कंटिन्यूस टाइम, पीरियाडिक, अपीरियाडिक। पीरियाडिक सिग्नल्स को जब फोरियर ट्रांसफॉर्म डिकम्पोज में अप्लाई करेंगे तो उसको फोरियर सीरीज के थ्रू करेंगे, जब अपीरियाडिक सिग्नल्स पे अप्लाई करेंगे तो फोरियर ट्रांसफॉर्म के थ्रू करेंगे। We will consider the continuous time periodic and aperiodic signals representation by fs and ft। मतलब जो continuous time periodic and aperiodic signals को represent किया जाता है using the fs मतलब frequency और सॉरी फोरियर सीरीज, एंड जो आपके अपीरियोडिक सिग्नल्स है कंटिन्यूस टाइम अपीरियोडिक सिग्नल्स को रिप्रेजेंट किया जाता है फोरियर ट्रांसफॉर्म। ठीक है, और सिमिलरली अब क्योंकि हमारा जो डिस्क्रीट जो यहाँ पर डीएसपी में जो मेजर इंटरेस्ट है वो है डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स पे, क्योंकि जो कंप्यूटर्स जो होते हैं वो तो सैंपल्स पे चलते हैं, वो उसमें कंटिन्यूस टाइम डायरेक्ट नहीं होता, हम सैंपल्स पे सारी चीजें करते हैं। तो हमारा जो मेजर इंटरेस्ट भी यहाँ पर जो है ना वो कंटिन्यू डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स पे, तो वहां पर भी दो केसेस आ जाते हैं, डिस्क्रीट टाइम पीरियडिक एंड डिस्क्रीट टाइम अपीरियडिक। तो उन दोनों पे अप्लाई होता है। ठीक है, तो अब इसको यूं समराइज कर दें तो इस पे भी ऐसे ही होगा कि आपके पास जो पीरियाडिक सिग्नल है डिस्क्रीट टाइम में भी, जो डिस्क्रीट टाइम में पीरियाडिक सिग्नल्स हैं उन पे फोरियर सीरीज अप्लाई होगी, और जो डिस्क्रीट टाइम में अपीरियोडिक सिग्नल्स हैं उस पे फोरियर ट्रांसफॉर्म होगा। तो हम उसको यूं कहेंगे, बस सिर्फ फर्क ये आएगा उनके आगे हम dt लिख देंगे, मतलब dt fs dt ft। आई बात समझ में? क्यों? पीरियाडिक जो पीरियाडिक सिग्नल्स होंगे मगर डिस्क्रीट टाइम है तो उस पे किससे रिप्रेजेंट होंगे, डिस्क्रीट टाइम फोरियर सीरीज से, और जो अपीरियोडिक सिग्नल होंगे डिस्क्रीट टाइम में उनको रिप्रेजेंट करते हैं इन द फ्रीक्वेंसी डोमेन विद द टेक्निक ऑफ द डिस्क्रीट टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म। तो दो कॉन्सेप्ट आपको अब ये क्लियर हो गए होंगे। तो अब जो एक दो पॉइंट्स हैं जो ये जो मैं यहाँ पर लिखी हुई हैं, ये शायद अभी कंफ्यूजिंग आपको थोड़ा सा लगे, ये है स्पेक्ट्रम्स के हवाले से। अब क्या हो गया, ये जो मैंने आपको बता दिया कंटिन्यूस डिस्क्रीट टाइम्स के हिसाब से जो पीरियडिक अपीरियडिक करके हमने उनको सबको रिप्रेजेंट कर दिया किस पे, फोरियर ट्रांसफॉर्म में कर दिया, और उससे हमें क्या मिला, एक्चुअल में स्पेक्ट्रम मिला, मैग्नीट्यूड स्पेक्ट्रम और फेज स्पेक्ट्रम मिला। तो दोनों केसेस में हमारे पास जो भी होगा कंटिन्यूस टाइम और डिस्क्रीट टाइम, हमें दोनों केसेस में जो है आपके पास स्पेक्ट्रम आ जाएगा। अब फिर उसमें कुछ प्रॉपर्टीज हैं, अब वो प्रॉपर्टीज क्या हैं जो वो यहाँ पे स्पेक्ट्रम साइड, अब हम टाइम डोमेन में नहीं, हम टाइम डोमेन के हिसाब से चीजें क्लियरफाई कर दी। अब हम आएंगे फ्रीक्वेंसी डोमेन में। फ्रीक्वेंसी डोमेन में अब जो आपने स्पेक्ट्रम निकाले तो उसमें जो ऑब्जर्वेशन है वो जो यहाँ पर लिखी हुई है, और ये अभी जो है ना हमें काफी आगे हेल्प करेंगी चीजों को अंडरस्टैंड करने में। वो यही ऑब्जर्वेशन है कि जो कंटिन्यूस टाइम सिग्नल्स होते हैं, ठीक है, उनका जो स्पेक्ट्रम आता है चाहे वो पीरियडिक हो या अपीरियडिक हो, मतलब टाइम डोमेन में पीरियडिक हो या अपीरियडिक हो, मगर टाइम डोमेन में सिर्फ कंटिन्यूस हो, उन कंटिन्यूस टाइम सिग्नल्स का जो स्पेक्ट्रम आता है फ्रीक्वेंसी डोमेन में, वो स्पेक्ट्रम बिजाते खुद जो है ना एज ए अपीरियडिक होते हैं। आई बात समझ में? मैं यूं कहूं, एक ये है स्क्वायर वेव, ये पीरियडिक है, उसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, फोरियर सीरीज से। ठीक है, तो इसका जो स्पेक्ट्रम आएगा समहाउ कुछ इस तरीके का आएगा। ठीक है, और ये दूसरा एक मिसाल दो, सिर्फ रेक्टेंगुलर फंक्शन है, तो इसको हम किससे डिकम्पोज करेंगे, विद द हेल्प ऑफ फोरियर ट्रांसफॉर्म।
इसका भी जो मिसाल तो स्पेक्ट्रम आएगा वो कुछ ना कुछ ऐसा आएगा, ठीक है। तो अब ये जो स्पेक्ट्रम है ना, इस पे ये अपीरियोडिक है, मतलब ये इसमें कोई पीरियोडिक नहीं है, ये यूं नहीं है कि एक कुछ रहते हैं ना स्पेक्ट्रम। अभी ये मैं कलर चेंज करके दिखा देता हूँ, ठीक। अब ये ऐसे नहीं है कि ये मिसाल लो, ये एक कंपोनेंट इसका आ गया यूं, फिर दोबारा इस तरीके का, फिर यहाँ पे यूं, फिर यूं, फिर यूं, मतलब है फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम, मगर सेम सेम रिपीट हो रहा हो, ऐसा नहीं है। जब कि कब है, जब कंटिन्यूस टाइम सिग्नल्स हो, बेशक टाइम डोमेन में वो पीरियडिक हो या पीरियडिक हो, मगर उनका जो फ्रीक्वेंसी डोमेन आता है ना, वो हमेशा अपीरियडिक आता है। आई बात समझ में, जो स्पेक्ट्रम आता है। और जो डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स होते हैं ना, जो डिस्क्रीट टाइम मतलब टाइम डोमेन में जो डिस्क्रीट होते हैं, जिसको हम सैंपल कर देते हैं, बेशक वो एज ए पीरियडिक हो या अपीरियडिक हो, मगर उनका जब हमारे पास फ्रीक्वेंसी आता है, तो उसमें रिपीटेशंस होती है। मतलब एक स्पेक्ट्रम ये आया, तो ये इस तरीके से जो फ्रीक्वेंसी डोमेन है, ये फ्रीक्वेंसी एक्सेस होगा और ये आपका एम्पलीट्यूड एक्सेस होगा। तो इसमें जो फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम है, ये कंटिन्यूस रिपीट होता रहता है। आई बात समझ में? तो ये हो गई आपके पास बात क्लियर। और एक और इसमें, इसी में जो पॉइंट्स लिखे हैं, वो भी इम्पोर्टेंट है कि पीरियोडिक सिग्नल्स जो होते हैं, अब टाइम डोमेन में भी देखो, जब फ्रीक्वेंसी डोमेन से, जब टाइम डोमेन से फ्रीक्वेंसी डोमेन में आएंगे, उधर भी हमने दो चीजें ऑब्जर्व की हैं, पीरियोडिक और अपीरियोडिक। जब डिस्क्रीट टाइम होते हैं, तो आपके पास स्पेक्ट्रम जो होता है वो डिस्क्रीट होता है, और जो सॉरी जो डिस्क्रीट टाइम जब टाइम डोमेन में हो, तो उस टाइम जो आपका स्पेक्ट्रम होता है वो पीरियोडिक होता है। मतलब उसमें जो फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स आपके पास आएगा, या उसका जो फ्रीक्वेंसी डोमेन आएगा, वो उसमें एक रिपीटेशन होगी, ठीक है। अब फिर क्या होता है कि जो पीरियोडिक सिग्नल होते हैं, उनका जो स्पेक्ट्रम आता है, वो डिस्क्रीट इन नेचर होते हैं, ठीक है। और जो अपीरियोडिक सिग्नल्स होते हैं, बेशक डिस्क्रीट टाइम में हो या पीरियड वो उसमें कंटीन्यूअस टाइम में हो, मगर उनका जो स्पेक्ट्रम आता है वो कंटीन्यूअस होता है। अब ये जो है, ये जो आपको एक पूरी समझो कि ओवरऑल तीनों चारों चीजों की समरी बता दी कि कौन सा कब होता है, कब कैसा होता है। अब ये आपको मैं जो एग्जांपल्स करवाऊंगा, तो उससे आपको चीजें क्लियर होती जाएंगी इंशाल्लाह। और एक दफा हो सकता है मैं लास्ट में इनको दोबारा रिपीट कर दूं, ताकि जो अभी हमने पढ़ा है, तो उसको फिर एक पूरा पढ़ के दोबारा रिवीजन करेंगे, तो और चीजें क्लियर हो जाएंगी। ये वही चीजें हैं, फोरियर सीरीज। फोरियर सीरीज किस चीजों के लिए होती है? जो पीरियोडिक सिग्नल्स होते हैं, कंटिन्यूस टाइम हो या जो आपके पास डिस्क्रीट टाइम हो, दोनों के लिए फोरियर सीरीज अप्लाई होती है। और जो कंटिन्यूस टाइम सिग्नल्स होते हैं, मैंने जिस तरह पिछले स्लाइड में जिक्र किया, तो उनका जो आपके पास जो आता है, स्पेक्ट्रम आता है, वो अपीरियोडिक होता है इन नेचर और डिस्क्रीट होता है। और डिस्क्रीट टाइम जो पीरियोडिक सिग्नल्स होते हैं, उनका जो आपके पास जो फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम आएगा, वो पीरियोडिक होगा, ठीक है। तो कुछ यूं कहेंगे, मैं यूं कहूं कि ये जो है ना, एक सिग्नल है ये वाला साइन वेव, इसका कुछ, इसको थोड़ा सा यूं कलर चेंज कर लेते हैं, ठीक है। अब ये साइन वेव है, कलर ये नहीं, अच्छा। अब इसको करें यूं, ठीक है। अब यही सिग्नल को हमने सैंपल कर दिया, ये कंटिन्यूस टाइम में, डिस्क्रीट टाइम, सेम सिग्नल है इनका। जब हम फोरियर ट्रांसफॉर्म करेंगे, तो कंटिन्यूस टाइम जब हम करेंगे, तो कंटिन्यूस टाइम का जो फोरियर ट्रांसफॉर्म आएगा, वो मिसाल दौर जो आएगा, वो डिस्क्रीट होगा इन नेचर, इस तरीके का डिस्क्रीट होगा, ठीक है। और जो इसका आएगा, वो डिस्क्रीट होगा इन नेचर, मतलब फ्रीक्वेंसी में भी डिस्क्रीट होगा, मगर उसमें एक चीज और होगी कि वो ये सेम पैटर्न जो यहाँ पे ना, वो सेम रिपीट हो रहा होगा, फिर आगे फिर रिपीट। तो यहाँ पर जो ये स्पेक्ट्रम है, जब हम इसको सैंपल कर देते हैं, तो स्पेक्ट्रम में एक वो जो रिपीटेशन आ जाती है, एक पीरियडिक हो जाता है स्पेक्ट्रम,
डिस्क्रीट होता है, पीरियाडिक होता है। डिस्क्रीट क्यों है? क्योंकि पीरियाडिक है। पीरियाडिक जो होते हैं उनके जो स्पेक्ट्रम आते हैं वो डिस्क्रीट होते हैं नेचर यहाँ पर, ठीक। और यहाँ पर जो है ना अलग है। अब यहाँ पर डिस्क्रीट टाइम अपीरियोडिक सिग्नल भी है ना, तब भी उसका जो स्पेक्ट्रम आएगा वो कंटिन्यूस टाइम में आएगा। और ये अभी आपको मैं दिखाऊंगा दिस उसमें DTFT में। तो ओवरऑल ये पूरी समरी समझ में आ गई होगी। तो हम बढ़ते हैं उन रिप्रेजेंटेशंस पे जो हमने की हैं, जो जिसका मैंने जिक्र किया है अभी। क्या है कि फोरियर सीरीज रिप्रेजेंटेशन ऑफ कंटिन्यूस टाइम सिग्नल। अच्छा, ये हमने वैसे उस पे किया हुआ है, एसएनएस में किया था मैंने। एसएनएस भी मैंने ही आपको पढ़ाया था, तो मैं वैसे ही यहाँ पर ना आप लोगों के लिए इसको एक रिव्यू करवाऊँ ताकि चीजें क्लियर होती जाए। तो फोरियर रिप्रेजेंटेशन का जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है कि डिकम्पोजिशन कहता है कि कोई भी एक्स ऑफ टी सिग्नल जो है वो डिकम्पोज किया जा सकता है किसमें, ए नॉट प्लस n is equal to 1 to infinite तक cos components प्लस n is equal to 1 to infinite तक b नॉट sin components। ठीक है, इसमें जो a0 a n और b n ये है कोएफिशिएंट हैं। तो a जो नॉट इसका फॉर्मूला है वो ये है, a नॉट इज इक्वल टू 1 ओवर टाइम पीरियड, ठीक है, t। और t, ये जो है ना 0 टू t पे इंटीग्रेट कर देंगे या -t/2 टू t/2 तक इंटीग्रेट करेंगे उस सिग्नल को, तो उसमें से हमें a नॉट मिलेगा, वो हमारा गेन होगा या डीसी कंपोनेंट होगा उसका, और ये इसका है एससी कंपोनेंट, ठीक है। ठीक है, तो ये बात क्लियर हो गई होगी आप लोगों को कि ए नॉट का ये फॉर्मूला है, ठीक। इस तरीके ए एन का फॉर्मूला बी एन था। इससे हमारे पास वो इन साइनोसॉइडल्स के जो है कंपोनेंट्स के फ्रीक्वेंसी जो एम्पलीट्यूड्स मिल जाते हैं, और ये साइनोसॉइडल खुद हैं, ए एन बी एन से हमें ये मिल जाते हैं, ठीक। तो इनके जो फॉर्मूला है, ए एन का फॉर्मूला ये है और बी एन का फॉर्मूला ये है, ठीक। और उसके बाद द फ्रीक्वेंसीज एन ओमेगा आर नोन एज द nth हार्मोनिक ऑफ ओमेगा, ठीक है। जो हमारे पास जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है, मिसाल लो जिस तरीके से मैंने स्क्वायर वेव जो आपको की थी, क्योंकि जो फोरियर सीरीज किसके लिए होती है, पीरियोडिक सिग्नल्स के लिए। पीरियोडिक सिग्नल्स की कोई ना कोई फ्रीक्वेंसी होगी, ठीक है। अब मिसाल लो ये 1 किलोहर्ट्ज की साइन वेव, तो ये जो ओमेगा है वो 1 किलोहर्ट्ज का तो हो गया 2 पाई एफ के हिसाब से, मतलब इसमें फ्रीक्वेंसी इंटर करेंगे। मगर जो एन यहाँ पे इंडिकेट करता है ये उसकी हार्मोनिक्स, एक होती है बेस फ्रीक्वेंसी, फिर उसके बाद बाकी उसके होते हैं हार्मोनिक्स, क्योंकि साइनोसाइडल की जिसका हम जिक्र कर रहे हैं ना, मल्टीपल साइनोसाइडल हो सकते हैं। तो बेस जो होगा, जो जितनी आपकी फ्रीक्वेंसी सिग्नल होगी, उसके अलावा जितने भी बाकी होंगे उसको हम हार्मोनिक्स बोलते हैं, ठीक है। तो ये उसकी बात करें, nth हार्मोनिक्स ऑफ द फोरियर सीरीज में बी रिटन compactly by using the exponential notation and has the advantage in that form of being more easily manipulated mathematically, ठीक है। तो पूरी जो हमने ये जो सीरीज जो ऊपर लिखी हुई है, जो इसकी जो रिप्रेजेंटेशन इस तरीके से की हुई है, ठीक है, इस फॉर्म में, इसको सॉरी इसको जो है ना, जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। हालांकि एग्जैक्ट सेम है, क्योंकि ई पावर जो आई थीटा जो किसके बराबर होता है, साइन कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, ठीक है। और इसमें दोनों कंपोनेंट्स आ जाते हैं, साइन के और कॉस के, ठीक। तो ये जो है आपके पास इस तरीके से हमने सारों को कंपैक्ट फॉर्म में लिख दिया है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ दी जो टाइम डोमेन में वहां सिग्नल था, यहाँ पर उसको कंपैक्ट फॉर्म में एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख दिया। इससे फायदा ये होता है कि मैथमेटिकली इजीली मैनिपुलेटेड होता है, मतलब इसमें मैथमेटिकल ऑपरेशन इजीली कर सकते हैं। और हमें इसमें सिर्फ एक कोएफिशिएंट मालूम करना है, वहां पे तो तीन तीन है ना, ए एन बी एन ए नॉट, यहाँ पे सिर्फ एक कोएफिशिएंट में होगा और उसका फॉर्मूला है ये सी के, ठीक। तो जो भी सिग्नल होगा उस पर ये अप्लाई करेंगे, सी के मिल गया, वो आप इस फार्मूले में पुट करेंगे जो बैकवर्ड, तो आपके पास वो उसकी डिकम्पोजिशन आ जाएगी। ये मैथमेटिकली इजी है कंपैक्ट फॉर्म में, ठीक है।
और ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, जो सी के ऑब्वियस सी बात है, ठीक है, और सी के यूनिट ऑफ वोल्ट्स, अगर ये टाइम वो वोल्ट सिग्नल है तो उसके वोल्ट का होगा। अच्छा, इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म एंड द ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म आर रिलेटेड थ्रू, जो हमने जिसका जिक्र किया था ना, जो पहला वाला टाइम डोमेन, इसको हमने ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में, तो इन दोनों का आपस में रिलेशन कुछ इस तरीके से है, क्योंकि उसमें ए एन और बी एन था, यहाँ पर जो है सी के था, तो सी के इज इक्वल टू जो इन दोनों के दरमियान रिलेशन है वो ये है। मतलब यूं है कि अगर फॉर सपोज आपने ए एन और बी एन मालूम भी कर दिया, तो उससे भी आप सी के मालूम करके डायरेक्ट उस एक्सपोनेंशियल फॉर्म में पुट कर सकते हैं। तो ये हो गया, और उसके बाद जो फेज एंगल उसकी जो है वो इसके बराबर है, माइनस टेन इनवर्स बी एन ओवर एन, वेयर इज द फेज एंगल ऑफ द nth हार्मोनिक। मतलब जिस भी हार्मोनिक का हमें पता करना है, उस हिसाब से उसके कोएफिशिएंट कंपोनेंट्स लेंगे और उससे हम ये मालूम करेंगे। अच्छा, अब जब हमारे पास एक सिग्नल का आपके पास सीरीज कंपोनेंट्स निकाल दिए, इस तरीके से एग्जांपल करेंगे, मैं अभी तो उसको डिस्कस कर रहे हैं, कुछ स्टैटिस्टिकली कॉन्सेप्ट्स क्या हैं, उसको किस तरीके से किया जाता है। तो उसके में एक चीज होती है पावर डेंसिटी स्पेक्ट्रम। जो पीरियोडिक सिग्नल्स होते हैं वो हम उनको नॉर्मली कहते हैं कि पावर सिग्नल होते हैं, क्योंकि वो माइनस इनफाइनाइट से लेके प्लस इनफाइनाइट तक जो है वो चलते रहते हैं। तो उनके जो आइडियली जो सिग्नल होते हैं उसको हम अज्यूम करते हैं कि माइनस इनफाइनाइट से लेके प्लस इनफाइनाइट तक वो जो सिग्नल होते हैं। ओके, सो अब पीरियोडिक सिग्नल्स को हो गए तो वो पावर सिग्नल होते हैं। तो जो आपके पास जो डिकम्पोज किया होगा साइनोसाइडल्स में, तो उनका भी कोई ना कोई पावर होगा। तो उन पावर को, उन कंपोनेंट्स का जब हम पावर निकालते हैं, तो उसको हम कहते हैं पावर डेंसिटी स्पेक्ट्रम ऑफ पीरियोडिक सिग्नल। ठीक है, तो पावर इन पीरियोडिक सिग्नल्स एग्जिस्ट ओनली एट अ डिस्क्रीट वैल्यूज ऑफ फ्रीक्वेंसी। दिस सिग्नल इज सेड टू हैव लाइन स्पेक्ट्रम। ठीक है, तो पावर जो होगा उन कंपोनेंट्स का, जो आपने टाइम डोमेन सिग्नल्स को डिकम्पोज किया होगा एक्सपोनेंशियल में, जो साइनोसाइडल्स में, वो क्योंकि पीरियोडिक सिग्नल्स का हमने कहा था कि जो आपके पास स्पेक्ट्रम आता है वो डिस्क्रीट होता है। तो वो एक डिस्क्रीट का मतलब है स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसीज पे उनकी वैल्यूज एग्जिस्ट करती हैं, बाकी इन बिटवीन जो वैल्यूज होती हैं वो एग्जिस्ट नहीं करती। तो उनको हम कहते हैं लाइन स्पेक्ट्रम भी कहा जाता है, या पावर स्पेक्ट्रम ऑफ द पीरियोडिक सिग्नल्स कहा जाता है। ठीक है, the spacing between the two consecutive line is reciprocal of the fundamental time period tp। ठीक है, तो दोनों के दरमियान जो स्पेसिंग होगी वो जो फ्रीक्वेंसी डिफरेंस होगा, तो वो जो होगा रेसिप्रोकल ऑफ द टाइम पीरियड होगा, क्योंकि टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी का रिलेशन क्या है, 1/f इज इक्वल टू टाइम पीरियड होता है। मतलब फ्रीक्वेंसी को इन्वर्स करेंगे तो टाइम पीरियड मिलता है। ठीक है, और बाकी जो शेप होता है स्पेक्ट्रम का, वो डिपेंड करता है किस पे, आपके टाइम डोमेन कैरेक्टर ऑफ द सिग्नल। ये एग्जांपल करेंगे तो उसमें और क्लियर हो जाएगा। द पावर स्पेक्ट्रम इज सिमेट्रिक फंक्शन ऑफ द फ्रीक्वेंसी, देन द मैग्नीट्यूड स्पेक्ट्रम इज इवेंट फंक्शन एंड फेज स्पेक्ट्रम इज आर्क फंक्शन। ठीक, अब ये जो है सिमेट्रिक मतलब ये कि आपके पास एक लाइन के ऊपर जो एक पॉजिटिव साइड है तो वही नेगेटिव साइड एग्जैक्ट वही सेम शेप हो, तो उसको हम सिमेट्रिकल कहते हैं। अगर वो हॉरिजॉन्टल सिमेट्रिकल होता है, वर्टिकली हो सकता है, ये सारी चीजें इवन आर्ट हमारे क्योंकि किए हुए हैं तो उनमें ज्यादा टाइम नहीं लगा रहा, मैं डायरेक्ट इस पे आता हूँ। अच्छा, पावर पावर का जो फार्मूला निकालने का क्या होगा, ये तो हमने सिर्फ बात कर दी थी कि भाई इस तरीके से हमने स्पेक्ट्रम होता है उसका निकालेंगे। तो निकालेंगे एक्चुअली में कैसे, तो उसका फार्मूला ये है कि पीरियोडिक सिग्नल जो होता है उसके पास जो होते हैं उनकी एनर्जी होती है इनफाइनाइट होती है, और उनका जो पावर जो है फाइनाइट होता है। यही हमने पावर और एनर्जी का फार्मूला जब क्लासिफिकेशन पढ़ रहे थे इसी बेस पे किया था। जो पीरियोडिक सिग्नल होते हैं उनके पास पावर जो है फाइनाइट होता है, जो एनर्जी होती है इनफाइनाइट होती है, और जो आपके पास अपीरियोडिक सिग्नल होते हैं उनकी एनर्जी जो है फाइनाइट होती है और पावर जो है अज्यूम किया जाता है ओवर द टाइम जीरो होता है। ठीक है, तो यही कंडीशन होती है यहाँ पर। तो यहाँ पर जो है आपने
ओके, तो ये पावर का फॉर्मूला है आपके सामने, इसको पुट करेंगे तो हमारे पास ये जो है ये फॉर्मूला निकल आएगा, ठीक है। ये स्टेरिक का मतलब है कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट में क्या होता है, जो कॉम्प्लेक्स पार्ट होता है, जो इमेजिनरी पार्ट होता है, इसकी साइन चेंज कर देते हैं, बाकी रियल पार्ट सेम ही रहता है। तो ओवरऑल जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में इसका फॉर्मूला निकलेंगे वो ये निकलेगा, जो सी के है उसका जो मॉड लेके स्क्वायर कर देंगे तो हमारे पास उस वैल्यू पे जो है ना आपके पास पावर आ जाएगा उसका, ठीक। तो ये है इसके फॉर्मूला। तो ये ओवरऑल जनरल फॉर्मूला मिल गया। जो पावर होगा उस किसी एक जिस पे भी आपका स्पेक्ट्रम एग्जिस्ट कर रहा है, वहां पे जो भी स्पेक्ट्रम में कंपोनेंट फ्रीक्वेंसी के एग्जिस्ट कर रहे हैं, उन पे जो उनका सीके जो होगा, उनका जो मैग्नीट्यूड होगा, उन मैग्नीट्यूड का स्क्वायर कर देंगे तो आपके पास पावर आ जाएगा। और इस चीज को क्या, ये और उनका रिलेशन आपस में ये है 1/TP। अगर टाइम डोमेन में सिग्नल का स्क्वायर करेंगे और फिर जो आपके पास ये सीके जो कोएफिशिएंट कंपोनेंट होगा, उनके जो क्या कहते हैं, सबमिशन होगी, जितने भी कंपोनेंट्स आ रहे हों की सबमिशन होगी, तो टोटल पावर हमारे पास मिल जाएगा। और उस चीज को हम कहते हैं पार्सेवल रिलेशन फॉर द पावर सिग्नल, ठीक है। तो ये है हमारे पास उस चीज का रिलेशन। तो ओवरऑल अभी तक मैंने क्या किया, टाइम डोमेन सिग्नल, एक सिंपल सिग्नल जिसका हमें जिसके बारे में इंफॉर्मेशन लेनी है, उसको डिकम्पोज किया। डिकम्पोज करने के बाद उसका स्पेक्ट्रम निकाला, मैग्नीट्यूड स्पेक्ट्रम, फेज स्पेक्ट्रम निकाला। फिर उसका जो है ना उससे हमने पावर स्पेक्ट्रम निकाला, हमें पता तो चले कि कौन सा कंपोनेंट कितना पावर ले रहा है, ठीक है। ये देखो, मतलब एक सिग्नल है पावर जनरेट स्पेक्ट्रम ऑफ ए कंटीन्यूअस टाइम पीरियड, कोई उसका जो आपके पास पावर स्पेक्ट्रम आ गया, तो ये बता रहा है कि भाई देखो उसके जीरो फ्रीक्वेंसी, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी पे इसका एम्पलीट्यूड ये है। जो उसके सपोज करें कोई एफ फ्रीक्वेंसी, कोई भी फ्रीक्वेंसी, उस पे उसका एम्पलीट्यूड ये है, और माइनस एफ पे भी ये है, और जो 2f पे इसकी फ्रीक्वेंसी ये एम्पलीट्यूड ये। अब जैसे जैसे आगे पढ़ेंगे नॉर्मली होता है कि उसकी फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है, डिफरेंट सिग्नल से डिफरेंट होता है, मगर ऐसे ऑब्जर्व किया जाता है, ठीक। तो ये क्या है, एक पीरियाडिक सिग्नल, कंटिन्यूस टाइम पीरियाडिक सिग्नल का जो आपके पास स्पेक्ट्रम आ गया। और इसके जो ck को हम स्क्वायर करेंगे, ये स्क्वायर हुआ हुआ है, तो ये हमारा पावर स्पेक्ट्रम हो जाएगा। और अगर सिंपली ck हो तो ये मैग्नीट्यूड स्पेक्ट्रम हो जाता है, और फिर उसके बाद एक फेज स्पेक्ट्रम आ जाता है, तो 3 स्पेक्ट्रम आ जाएंगे। और इससे हमें एक इंफॉर्मेशन ये मिल रही है कि भाई जो हमारा ओरिजिनल सिग्नल होगा ना, उसमें ये कंपोनेंट, ये सारे कंपोनेंट्स का जो जितनी भी फ्रीक्वेंसी लिखी है और जितना मैग्नीट्यूड लिखा हुआ है, उतने अगर हम सिग्नल जनरेट करके आपस में ऐड करेंगे तो वही ओरिजिनल हमारा टाइम डोमेन वाला सिग्नल बनेगा। तो इससे हमें ये पता चल रहा है। और सी के स्क्वायर करने से हमें ये भी पता चल रहा है कि हम जो है जब इनका ओरिजिनल टाइम डोमेन के सिग्नल का पावर निकालना है, तो उसको वो इक्वल किसके बराबर हो जाएगा, इन सब का पावर निकाल के हर एक का उनका सम करेंगे तो हमें टोटल जो ओरिजिनल टाइम डोमेन सिग्नल का जो पावर है वो हमें मिल जाएगा। तो मतलब स्पेक्ट्रम से भी आपको सिग्नल की वही इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, पावर की भी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, और आपके पास यहाँ पर उसका यहाँ पर जो फेज स्पेक्ट्रम तो वैसे ही आपके पास है, और एम्पलीट्यूड स्पेक्ट्रम वैसे ही हम फ्रीक्वेंसी डोमेन पे हमें मिल रहा है। तो इतनी सारी डिस्कशन करने के बाद अभी हम जो है बढ़ते हैं एक एग्जांपल की तरफ, ताकि चीजें मजीद क्लियरिफाई हो। तो एक एग्जांपल है आपके सामने किस चीज का, एक सिग्नल है कंटिन्यूस टाइम में पीरियाडिक सिग्नल। देखो कंटिन्यूस टाइम में पीरियाडिक सिग्नल है, इट मींस इनकी डिकम्पोजिशन विद फार्मूला होगा फोरियर सीरीज का। तो फोरियर सीरीज में हम कॉम्प्लेक्स जो रिप्रेजेंटेशन फार्मूला जो था जिसमें सी के था, तो सी के का फार्मूला जनरली ये है, ठीक है। उसमें हम जो है ये लिमिट अप्लाई करेंगे, ये क्या है इसमें लिमिट माइनस टी टाई ओवर 2 प्लस टाई ओवर 2, उस पर हमने इसको इंटीग्रेट किया, इसका एम्पलीट्यूड कितना है ए है, ये ए और ई एक्सपोनेंशियल फार्मूले का। और ये जो है आपके पास इसका टाइम पीरियड 1/TP, ठीक है, क्योंकि दिया हुआ नहीं है, इसने सिर्फ टीपी जनरली लिखा हुआ है, तो एक जनरल फार्मूला ड्राइव हो गया ये। अब ये हो गया सी के हमारा एक जनरल फार्मूला हो गया, और ये हमारा सी नॉट जीरो फ्रीक्वेंसी पे, सी जीरो पे, और सी जीरो के अलावा बाकी जितने भी कंपोनेंट है वो ये हैं, ठीक है। ये एक मिनट,
ठीक है, ये C0 मतलब फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी और उसके अलावा बाकी कंपोनेंट पे जो एम्पलीट्यूड जो निकालेंगे आपको इस फार्मूले में, तो ये जनरलाइज फार्मूला मिल गया। तो इसमें आप C1 पुट करेंगे तो आपके पास जो उसका फर्स्ट कंपोनेंट होगा फ्रीक्वेंसी का फर्स्ट हार्मोनिक उसकी वैल्यू मिल जाएगी। C2 पुट करेंगे तो उस हिसाब से वैल्यू मिल जाएगी और यहाँ पर फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का एम्पलीट्यूड मिल जाएगा। तो सारी चीजें आपको इससे मिल जाएंगी। तो इसको कुछ वैल्यूज में ना ऑलरेडी टाई इज इक्वल टू 0.2 टीपी पे ड्रा किया हुआ है। तो कुछ इस तरह का स्पेक्ट्रम है। अब ये मिसाल और एक स्पेक्ट्रम है, ये दूसरा फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट, ये थर्ड फ्रीक्वेंसी, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, मतलब प्लस माइनस साइड में दोनों में ना। तो ये हर एक पे कितना कितना एम्पलीट्यूड है वो बताया हुआ है। ये क्या है एक्चुअल में हर एक कैसे निकला हुआ, सीके में हम 0 पुट करेंगे, सीके में जो फॉर्मूला जो हमने निकाला उसमें 1 2 3 इस तरीके से वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास ये ग्राफ आ जाएगा। तो ये कहलाता है फ्रीक्वेंसी डोमेन रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस सिग्नल। मतलब ये हुआ कि ये जो है ना सारे जितने भी हैं ये सारे साइनोसाइडल कंपोनेंट्स हैं। ये उनका इतने कंपोनेंट्स हैं और उनका एम्पलीट्यूड इतना है और उनकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, वो ये नीचे वाला फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट है। ठीक है, 1 2 3 जो भी मतलब है ये नीचे वाला एक्सेस जो है फ्रीक्वेंसी एक्सेस है। तो ये जो रिप्रेजेंटेशन होगी सिग्नल की किसके साथ, फ्रीक्वेंसी डोमेन में इसकी रिप्रेजेंटेशन होगी इस सिग्नल की। और यहाँ पर क्योंकि एक जनरलाइज फॉर्मूला दिया हुआ था तो यहाँ पे टाई की डिफरेंट वैल्यूज पुट करेंगे तो ओवरऑल शेप जो सिग्नल का जो स्पेक्ट्रम का वही है, मगर उसके जो स्केलिंग जो है ना थोड़ी बहुत वेरी हो रही है। तो उससे आपको वैसे ही खुद आइडिया हो रहा होगा। तो ये हो गया आपका उसमें। ठीक है, तो इस तरीके से आपके पास इसका पावर स्पेक्ट्रम निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, इन्हीं एम्पलीट्यूड्स जो निकाले हैं स्पेक्ट्रम इनका आप स्क्वायर कर देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, इन्हीं कंपोनेंट्स का स्क्वायर कर देंगे तो आपके पास पावर स्पेक्ट्रम आ जाएगा। So that the spacing between the adjacent spectral lines TP increases in the limits if Fourier coefficient say approaches 0। ठीक है, तो ये है हमारे पास जनरलाइज में उन चीजों को जो हमने निकाला वो ये है। द पावर डेंसिटी स्पेक्ट्रम जो है उसका ये है निकाला। जब सी के इज इक्वल 0 हो उस टाइम ये एम्पलीट्यूड आ रहा था उसका स्क्वायर कर देंगे, और जब के इज इक्वल टू 0 से कोई और वैल्यू 1 2 3 4 सो ऑन तो उस टाइम ये आपके पास रिस्पांस आ रहा था और उसका स्क्वायर कर देंगे तो आपके पास पावर स्पेक्ट्रम डेंसिटी का ये मैथमेटिकल फार्मूला, और यहाँ पर इनको स्क्वायर करेंगे तो एम्पलीट्यूड के हिसाब से ये ग्राफिकल उसकी रिप्रेजेंटेशन हो जाएगी, और वो तो टाइम डोमेन की रिप्रेजेंटेशन ओरिजिनल सिग्नल की ये है। तो इससे क्या चीजें मिली, इसी सिग्नल का फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम भी हमें मिला, पावर स्पेक्ट्रम का फार्मूला भी मिला, सारी चीजें हमें इसकी मिल गई विद द हेल्प ऑफ द फोरियर सीरीज। अब तो ये तो हो गया इसका किसमें, कंटिन्यूस टाइम में था ये सिग्नल ना। अब क्या डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, उसका क्या चीज होगी। तो डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स के जो फोरियर सीरीज होगी वो भी एग्जैक्ट सेम होगी, मगर डिस्क्रीट में आपके पास बजाय इंटीग्रेट के यहाँ पे समेशन साइन होगी। ठीक है, और यहाँ पर जो आपके पास k इज इक्वल टू 0 से लेके n-1, n क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ सैंपल्स। ठीक, क्योंकि यहाँ पर हम सिग्नल को सैंपल करते हैं तो सैंपल किसी ने कोई ना कोई डिस्क्रीट उसका वैल्यू होगी कि कितने पे सैंपल किया, 1 2 3 जितने भी हैं। तो इसका भी एग्जांपल करेंगे तो यहाँ पर वही है, discrete Fourier series is a frequency analysis tool for the periodic infinite duration discrete time signal। ठीक है, periodic again discrete time में भी periodic signals हो infinite time के लिए। ठीक है, ड्यूरेशन के infinite time ड्यूरेशन के जो periodic signals हो, और जो उनका हम करेंगे डिस्क्रीट भी हो टाइम, सारी बात है डिस्क्रीट का ही तो कर रहे हैं। तो उनका जो फॉर्मूला होगा वो ये x ऑफ n इज इक्वल टू, मतलब ये k इज इक्वल टू 0 टू n-1 c के e पावर ये क्या है आपके पास, कॉम्प्लेक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिस्क्रीट टाइम सिग्नल, फोरियर रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिस्क्रीट टाइम सिग्नल। ठीक है, उसमें ck का फॉर्मूला अगेन ये है, ck इज इक्वल टू 1 ओवर n, n इज इक्वल टू 0 टू n-1 x पावर x ऑफ n e पावर माइनस j 2 पावर k n ओवर n। ठीक है, n जो है ओवरऑल उसमें आपके पास कितने
एक पीरियड में, मतलब इसको एक पीरियड को कितने सैंपल्स में किया हुआ है, तो उसको हम n कह रहे हैं। ठीक, तो यहाँ पर जो है j का मतलब यहाँ पे i है, ठीक है, 2 पाई के एफ टी, ठीक है, तो इसको यूं भी रिप्रेजेंट किया जा रहा है के एन ओवर एन, या 2 पाई के एफ एन टी। तो इसकी जो हमारे पास एनालॉग फ्रीक्वेंसी का रिलेशन बताया है, तो f इज इक्वल टू 1 ओवर n, वहां पे होता है टाइम डोमेन में होता है 1 ओवर टी, मतलब टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी, और यहाँ पर क्या है 1 ओवर n, क्योंकि यहाँ पर जो है एक सैम्पलिंग की हुई है हमने ना, ठीक है, तो ये चीज यहाँ पर रिप्रेजेंट हुई है। तो ये चीजें वैसे ही हमारे ऑलरेडी डिस्कस बहुत हुई हुई हैं, जो शुरू वाले जब हम सैम्पलिंग और ये थ्योरम्स कर रहे थे। तो मैं इस वजह से भी थोड़ा सा जल्दी कर रहा हूँ, क्योंकि हमारे काफी टॉपिक्स कवर करना है इसमें आज इंशाल्लाह। तो डीसी कंपोनेंट हो गया, जो जीरो फ्रीक्वेंसी में उसको हम डीसी कंपोनेंट कहते हैं, जो फर्स्ट पे हो उसको हम फर्स्ट हार्मोनिक कहते हैं, एंड सो ऑन। तो हमारे पास जो स्पेक्ट्रम उसका आएगा, जो डिस्क्रीट टाइम सिग्नल में, वही सेम, अगर ये स्पेक्ट्रम रिपीट हो रहा है, देखो एक ये, उसमें क्या हो रहा था, रिपीटेशन नहीं हो रही थी, फर्क सिर्फ इतना आ रहा है, यहाँ पे रिपीटेशन हो रही है आपके पास, यही सेम आगे फिर यूं चलता जाएगा। फ्रीक्वेंसी डोमेन में रिपीटेशन हो रही है, इसका मतलब है हम कहेंगे कि डिस्क्रीट टाइम के जो आपके पास स्पेक्ट्रम आते हैं, जो फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट जो आते हैं, उसके फ्रीक्वेंसी डोमेन जो उसका आता है, वो भी पीरियाडिक होते हैं। अब बात क्लियर हो गई होगी यकीनन आप लोगों को, जो हमने पहले जिक्र किया था। Is displayed in figure, only the line spectral portion between the frequencies minus fs over 2 and fs over 2 folding frequency represent the frequency information of the periodic signal। ठीक है, जो ये जो पार्ट है ना, हमें अगर मतलब हमें इन चीजों को इग्नोर कर देंगे, सिर्फ एक पार्ट से हमें पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाती है, बैंडविड्थ वगैरह इसकी कितनी वो सिग्नल कैरी करता है, क्योंकि हमें सिर्फ एक पार्ट में इंटरेस्टेड है। हालांकि ये है पीरियडिक इसका फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट, मगर उससे हम रिलेटेड नहीं है, इसको हम ये अलियासिंग इफेक्ट में आ जाते हैं, उन चीजों को हमें नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास, दिस स्पेक्ट्रम is a copy of the spectrum in the negative frequency range from to 0 due to the spectrum being periodic for every n f naught। ठीक ठीक है, तो स्पेक्ट्रम क्योंकि पीरियाडिक है, तो हमें सिर्फ एक पार्ट में इंटरेस्टेड है, उससे हमें सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो ये पूरी कहानी वो चीज है, और इसका एम्पलीट्यूड हम कैसे निकालेंगे, इस फॉर्मूले से निकालेंगे। ठीक है, तो हम एक एग्जांपल देखते हैं इसका। तो एग्जांपल देखते हैं इसमें कि किस तरीके से इनका निकाला जाएगा फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम। तो फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम का हमारे पास फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला था ये x ऑफ n इज इक्वल टू k इज इक्वल टू 0 टू n माइनस 1, उसमें हमें क्या चाहिए था, ck, और ck का फॉर्मूला क्या है ये, तो हम इन पे अप्लाई करेंगे ck का फॉर्मूला। तो ये है आपके पास एक सिग्नल 1100, ये एक पीरियडिक सिग्नल है, ठीक है, जिसका पीरियड जो है 4 है, मतलब n कैपिटल जो है वो 4 है। ठीक है, तो यहाँ पे सी के इज इक्वल टू 1 ओवर एन, के एन इज इक्वल टू 0 टू n माइनस 1 एक्स ऑफ एन ई पावर, ये हमारा जनरल फार्मूला है। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास n कैपिटल कितना है, 4 है, तो n कैपिटल हमने 4 पुट कर दिया, और ये हमारे पास एक और n इज इक्वल टू 0 टू कहाँ तक है, n माइनस 1, ये 3 हो गया। तो इससे हमने ये तो हमारे फार्मूला को सेट कर दिया। अब क्या करेंगे, अब हम अप्लाई करेंगे फार्मूला, ये 1/4 तो कॉमन है, ये तो कॉमन ही रहेगा, बाकी x0 प्लस x1 प्लस x2 प्लस x3, ठीक है, तीनों पे अप्लाई करेंगे, तो हमारे पास देखते हैं क्या क्या फॉर्मूला आता है, रिजल्ट आता है। तो x0 x2 x1 पे हम करेंगे, तो हमारे पास, और x0 किसके बराबर है, x0 1 के, x1 किसके बराबर, 1 के, यहाँ पे ये भी 0 के, ये भी 0 के, तो ये हमने यहाँ पर रख दिया। अब C1 कैलकुलेट करते हैं, ये था C0 कैलकुलेट किया, अब C1 कैलकुलेट करते हैं। C1 में क्या है,
1/4 n is equal to 0 2 and 3 x of n e power j e power minus j 2 pi n/4। n 4 कहाँ से है? n कैपिटल की वैल्यू क्या है? 4। ये हम पुट करेंगे इसमें वैल्यूज, ठीक है। तो इसमें हम वैल्यूज जब पुट करेंगे तो हमारे पास 1/4 n इज इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी x ऑफ ये हो गया हमारे पास, ठीक है। अब इसमें x ऑफ 0 प्लस x ऑफ 1 e पावर j, ठीक है, प्लस ये तो 0 0 इनके साथ वैसे जो भी मल्टीप्लाई होगा 0 हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बचा? x ऑफ 0 में जब e पावर 0 अप्लाई करेंगे यहाँ पर तो ये भी 1 बन जाएगा फैक्टर। तो यहाँ पर इस वजह से सिर्फ x ऑफ 0 लिखा है, और यहाँ पर x ऑफ 1 e पावर माइनस जे 2 पाई अपॉन 2 माइनस जे पाई अपॉन 2 मिला हमें, वो हमने रख दिया। अब ये हो गया C1 की वैल्यू। अब इसमें हमने ये नोट किया कि ये जो है ना e पावर को खत्म करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको इसका फॉर्मूला क्या है? e पावर i थीटा किसके बराबर होता है? cos थीटा प्लस j sin थीटा। तो ये तो इस x पावर 0 की वैल्यू कितनी है? 1 है, वो यहाँ पर आ गई 1, प्लस इसका एम्पलीट्यूड कितना है x1 का? वो भी एम्पलीट्यूड 1 है, वो रखा यहाँ पर। और ये जो है एक्सपोनेंशियल, इसको डिकम्पोज कर दिया इसमें, ठीक है, cos पाई अपॉन 2 माइनस j sin पाई अपॉन 2, ठीक है, पाई अपॉन 2 क्योंकि यहाँ पे है। तो cos 90 किसके बराबर होता है? पाई अपॉन 2 मतलब 90, cos 90 बराबर होता है 0 के, ठीक है। और जो साइन 90 किसके बराबर होता है? 1 के। तो ये 0 माइनस 1 हो गया, और ये 1 तो यहाँ का आ गया। तो ये हमारे पास आंसर आया किसका? 1/4 1 माइनस जे का, 1 माइनस जे, ये C1 की वैल्यू है, ये C0 की वैल्यू है। और हमारे पास C कितने आएंगे? C2 की वैल्यू आएगी, C3 की वैल्यू आएगी। एग्जैक्ट सेम वे में हम सारी चीजें निकालेंगे। C2 की वैल्यू कैसे आएगी? अगेन वही फॉर्मूला 1/4 n इज इक्वल टू 0 2 3 x ऑफ n e पावर j। अब यहाँ पर जो आपके पास k की वैल्यू जो है ना, यहाँ पे जो फॉर्मूले में k था ना, k की जगह अब 2 आ जाएगा, और ये एक्सपोनेंशियल बन जाएगा, और उसके बाद अगेन सेम पैटर्न करेंगे, ठीक है। तो पहले लास्ट दो टर्म तो वैसे ही 0 हो जाएंगे, 0 0 वाले। 1 1 में जब 0 पुट करते हैं तो ये फैक्टर 1 बचता है, बाकी ये बचेगा। तो अब ये क्या हुआ? e पावर माइनस j हो गया। इसको अगेन सिमिलरली उस पैटर्न पे ब्रेक करेंगे तो आंसर इसका हमें 0 मिल जाएगा। फिर सिमिलरली C3, तो जो आपके पास यहाँ पे फॉर्मूला में है ना k, ये जो यहाँ पर k, इस k को यहाँ पे C3 में जो पुट करेंगे k इज इक्वल टू 3, तो हमारे पास ये बन जाएगा। देखो k 3 पुट किया तो 3/4 बन गया, बाकी सेम बाकी चीजें रहेंगी, ठीक। तो C3 पे हमने मालूम करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास ये तो डायरेक्ट ये आ जाएगा, ठीक है। एक्सपोनेंशियल को ब्रेक कर दिया डायरेक्ट यहाँ पे, तो आंसर ये आएगा 1/4 1 प्लस j। आगे एग्जाम्पल्स में देखता हूँ, कॉपी पे भी करवाऊंगा, आप लोग टेंशन नहीं लीजिएगा। ये तो यहाँ पर स्लाइड में तो बहुत डिटेल में हुआ है, ठीक है। तो इनका मैग्नीट्यूड स्पेक्ट्रम क्या हुआ है? इन सब का मॉड्यूलस लो, तो C0 C1 का और C2 का C3 का, ये हो गया हमारे पास इसका मैग्नीट्यूड स्पेक्ट्रम। और इसी तरीके से हर एक एंगल पे, हर एक का जो आप हमारे पास एंगल निकलेगी उस फॉर्मूले के तहत, वो भी इसी तरीके से निकालेंगे, ठीक है। तो k इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे, k इज इक्वल टू 1 2 एंड सो ऑन, इस तरीके से करेंगे तो हमारे पास जो है इनके एंगल्स भी आ जाएंगी। तो बस इस पे हम उसके रिस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसीज के साथ प्लॉट करेंगे तो ये मैग्नीट्यूड स्पेक्ट्रा बन जाएगा और ये फेज स्पेक्ट्रा बन जाएगा, और उनकी वैल्यूज ये हैं। अब आई होप कि पूरी बात समझ में आ गई होगी सबको। और ये हम क्या कर रहे हैं अभी? डिस्क्रीट टाइम पीरियोडिक सिग्नल्स का फ्रीक्वेंसी डोमेन निकाल रहे हैं, और फ्रीक्वेंसी डोमेन का मतलब है स्पेक्ट्रम एंड मैग्नीट्यूड स्पेक्ट्रम एंड फेज स्पेक्ट्रम। ठीक है, ये टॉपिक इंशाल्लाह कवर हो जाएगा तो आपको चीजें काफी समझ में आ जाएंगी। और डीएफटी में फिर अब आप जो है ना एक समझोगे प्रैक्टिकली, अब फिल्टर डिजाइन की तरफ हम जाएंगे। जब ये चीजें क्लियर हो जाएंगी ना तो किस आइडिया हमें हो जाएगा कि अब फिल्टर डिजाइन में किस तरीके हमें ये चीजें हेल्प करेंगी। तो ये जो फ्रीक्वेंसी मैग्नीट्यूड स्पेक्ट्रम से ही हमें पता चल रहा है कि ये लो पास है, हाई पास है, क्या है। तो इक्वेशंस ऐसी होंगी
तो हमें पता चल जाएगा कि इनसे ये सिग्नल पास होगा तो ये हाई पास होगा, लो पास होगा। ठीक है, सेम वे में ये एग्जांपल है दूसरा, x of n is equal to cos pi n by 3। अब यहाँ पर कह रहा है कि इज पीरियडिक विद फंडामेंटल पीरियड n is equal to 6। इट मींस जो है ना, ये जो सिग्नल है 0 1 2 3 4 पुट करेंगे, पहले 0 पुट करेंगे, फिर 1 2 3, तो उनकी कुछ ना कुछ वैल्यूज आएंगी। वहां पे तो डायरेक्ट 1 1 0 लिखा हुआ था ना, तो 4 पॉइंट थे, यहाँ पे 6 पॉइंट्स हैं। तो यहाँ पर आपके पास n is equal to 1 0 2 पुट करेंगे तो कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी, मिसाल 1.5 1.5 एंड सो ऑन करके कुछ ना कुछ वैल्यूज आएंगे, तो 6 पॉइंट्स हमें मिलेंगी। तो हमें जो यहाँ पर निकालने होंगे वैल्यूज, वो भी C0 C1 C2 C3 एंड C5, मतलब टोटल C के वैल्यू जो हम निकालेंगे वो 6 निकलेंगे हमारे यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर ये देखो जनरल फार्मूला हुआ है, इसमें n इज इक्वल टू हमारा कैपिटल N 5 है और 6 है, तो यहाँ पे ये 5 बन गया क्योंकि n माइनस 1 होता है फार्मूले के मुताबिक यहाँ पर, और ये 1/n होता है तो यहाँ पर 1/6 हो गया। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास सारी चीजें। अब इसमें k इज इक्वल टू 0, k इज इक्वल टू 1, k इज इक्वल टू 2, k इज इक्वल टू 3 एंड सो ऑन कर करके हम जो है ना वैल्यूज निकालेंगे। तो पहला इसने निकाला हुआ है C0 पे। ठीक है, ये पहले इसमें जनरलाइज फार्मूला किया हुआ है, उसके बाद ये सारे वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास ये रिजल्ट आ जाएगा। तो सिमिलरली, अच्छा डायरेक्ट ये सिर्फ सिंगल के लिए निकला है, अब इस तरह हर एक के लिए ये निकालना पड़ेगा, C2 C3 C4 और उसका 0 आता है, और C1 और C5 का जो आता है वो 1/2 आता है। अब यहाँ पर जो निकला हुआ है C0 का, वो भी जो निकला हुआ है 0 ही आया है। ठीक है, तो इसमें क्या किया हुआ है, अगेन क्या अब हमने फार्मूले में अप्लाई किया हुआ है कि ये जो है फार्मूला, पहले कैपिटल N का फॉर्मूला पुट किया तो जनरलाइज फार्मूला बन गया। ठीक है, फिर उसके बाद x ऑफ n की जगह ये जो ये पुट हमने कर दिया, ये देखो यहाँ पर x ऑफ n की जगह ये आ गया, बाकी ये जनरलाइज फार्मूला सेम रहा। अब जब ये इसकी जगह पे प्लेस हो गया, तो अब हमने यहाँ पर देखें थोड़ा सा इसको रिजोल्व किया है, तो ये जो है 2 जो अपॉन 6 था, यहाँ पे 1/3 हो गया। ठीक है, 2 को 6 से कैंसिल कर दिया, तो 3 टाइम्स लगा उसके जो 12, तो 1/6। अच्छा, अब यहाँ पर जो है एक्चुअल काम स्टार्ट हो जाता है। अब ये जो है कास जो है, ये किसकी डिकम्पोजिशन है, इसको हम डिकम्पोज कर सकते हैं ना इस पे। तो इसको कास को डिकम्पोज किया है एक्सपोनेंशियल में। जब एक्सपोनेंशियल में डिकम्पोज हो गया, तो फिर ये इसके साथ बेस सेम हो तो पावर आपस में ऐड होते हैं, तो ये जो फॉर्मूले का ये जो था, ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, तो ये मल्टीप्लाई करने के बाद ये चीज बन गई। अब हमारे पास जो जनरल ओवरऑल बना वो ये बन गया। अब इसमें k इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, C0 आ जाएगा। अब उसको फिर अगेन कॉस की डिफरेंट वैल्यूज वगैरह पुट करके निकालेंगे तो आंसर 0 आता है। और सेम वे में अब इसमें k इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे, फिर k इज इक्वल टू 3 सो ऑन करके। अब यहाँ पर तो डायरेक्ट क्या हुआ है कि इनको C2 C3 C4 पे 0 आएगा, C1 और C1 1 और 5 पे जो है आपके पास 1/2 आएगा। ये इनका हो गया फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट। ठीक, ये इस मैग्नीट्यूड स्पेक्ट्रम इसके आ जाएंगे एक डिफरेंट फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स पे। अब हमारे पास है एक सेम एग्जांपल है यहाँ पर था cos पाई n बाय 3, यहाँ पे cos अंडर रूट 2 पाई n, और ये भी इसी तरीके से होगा। ठीक है, so the frequency f naught of the signal is 1/2, and since f naught is not a rational number, the signal is not a periodic, consequently this signal cannot be expanded in a Fourier series। ठीक, तो अब यहाँ पर ये है कि ये जो पीरियडिसिटी वाला हमने केस पढ़ा था, ये भी जब हम शुरू में सिग्नल्स नहीं कर रहे थे, सेकंड आई थिंक थर्ड या फोर्थ लेक्चर एग्जैक्ट याद नहीं है मुझे, उसमें मैंने आपको बताया था कि हमें ये चेक करना होता है कि क्या पीरियडिक है या नहीं है सिग्नल, इस चीज का हमें जहन में रखना होता है।
तो इस बेस पे हम जो है चेक करते हैं कि ये सिग्नल जो है आपका वो सैंपल मतलब डिस्क्रीट है या नहीं है, पीरियाडिक है या नहीं है। तो उस हिसाब से जो पीरियाडिक नहीं है तो उसका फोरियर सीरीज नहीं होगी, उसका तो फोरियर ट्रांसफॉर्म होगा। अच्छा, ये सेम इस तरीके से एक और सिग्नल है, पीरियाडिक सिग्नल x ऑफ t इज इक्वल टू पाई टी सैंपल्ड एट 4 हर्ट्ज पे, ठीक है। 4 हर्ट्ज पे तो कंप्यूट दी स्पेक्ट्रम सीख के प्रायोरिटी टू साइड स्पेक्ट्रम, ठीक है। तो अब ये 4 हर्ट्ज पे इसको सैंपल किया हुआ है, मतलब इसकी पॉइंट्स कितनी बनेंगी 0 1 2 3 4, ठीक है। सैंपल ही 4 पे किया हुआ है इसको। तो फ्रॉम द एनालॉग सिग्नल वी फाइंड द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी 2 बाय ओमेगा नॉट जो है यहाँ पर ओमेगा नॉट इज इक्वल टू 2 पाई रेडियंस, और ये ओमेगा नॉट एफ इज इक्वल टू ओमेगा नॉट अपॉन 2 पाई, और यहाँ पर भी ऑलरेडी 2 पाई है, 2 पाई अपॉन 2 पाई, तो 1 हर्ट्ज फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कितनी आई 1 हर्ट्ज, तो टाइम पीरियड भी कितना है 1 हर्ट्ज, ठीक है। ये फंडामेंटल की यूजिंग दिस सैम्पलिंग इंटरवल, और सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी कितनी है 4 हर्ट्ज, और सैम्पलिंग इंटरवल कितना है 0.25, तो सैंपल्ड जो सिग्नल आएगा उसका जो 2 पाई एन टी फॉर्मूले का अप्लाई करेंगे तो ये आएगा sin 0.5 पाई एन, ठीक है। ये हमारे पास आ गया सैंपल करने के बाद एक्स ऑफ एन की इक्वेशन इससे। ये तो वैसे ही क्या हुआ है ना हमने पहले, तो अब समझो कि इसका इस्तेमाल कर रहे हैं हम किस तरीके से टाइम डोमेन सिग्नल को विद सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी, किस तरीके से हम इसको एक एक्स ऑफ एन फॉर्म में लिख सकते हैं। तो एक्स ऑफ टी को एक्स ऑफ एन में इस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं विद सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी अगर दी हुई हो तो। Choosing the duration of one period, we note that we take the value of fxn, ठीक है। इसमें n 1 2 3 4 तक जो 4 सैंपल तक करेंगे तो हमारे पास x of 0 1 2 3 की वैल्यूज आ जाएंगी। तो मतलब ये एक्चुअल में ये यूं हो गया 0 1 0 -1, समझो कि x of n अगर आपको ये दिया जाए और उसका स्पेक्ट्रम निकालो, या ये कहा जाए कि ये निकालो sin 2 पाई t एट सैंपल्ड 4 हर्ट्ज, इसका निकालो तो बात सेम ही है, क्योंकि जब हम उसको सैंपलिंग करने के बाद इक्वेशन निकाल लेते हैं वो यही आएगी। तो इसमें अब हम n कैपिटल इक्वल टू 4 है, ck की वैल्यू है x ऑफ n यहाँ पे ये पूरा ये वैल्यूज दी हुई हैं। तो c पहले k इज इक्वल टू 0 पुट करते हैं तो c 0 हमें मिलेगा 1/4 फॉर्मूले का। ये x ऑफ n की जगह ये पूरी वैल्यूज पुट कर देंगे, ठीक है। जो 0 1 0 -1, तो 0 वाले वैसे खत्म हो जाएंगे, 1 और -1 वाले बचेंगे। तो यहाँ पर यही किया हुआ है, तो C0 हमारे पास मिला ये। अच्छा, अब C1 k इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो हमें C1 मिलेगा 1/4 x ऑफ n की जगह सारी वैल्यूज पुट करेंगे, तो अब k इज इक्वल टू 1 पुट करते हैं। आप ये सोच रहे होंगे यहाँ पर ये क्यों नहीं है, इसलिए जब यहाँ पर k जो है ना ऊपर है, k 0 पुट करेंगे तो सारों पे जब भी e पावर 0 या किसी भी नंबर के ऊपर पावर 0 होता है तो 1 हो जाता है, तो इस वजह से यहाँ पे लिखा ही नहीं है, ऑटोमेटिकली सारे गायब हो जाते हैं। मगर यहाँ पर जो केस है ना वो ऐसे नहीं है, यहाँ पर k इज इक्वल टू कितना है 1 है, k इज इक्वल टू 1 है, और फिर उसके बाद हमने n की वैल्यूज पुट कर रहे हैं, n इज इक्वल टू 0 n इज इक्वल, तो जब n इज इक्वल टू 0 पुट करते हैं फिर ही पावर 0 बन जाता है, तो यहाँ पर अगेन 1 हो जाता है। यहाँ पर जो वैल्यू है ना n इज इक्वल टू 1 होता है तो e खत्म नहीं होता, एग्जिस्ट करता है, उसकी जो वैल्यू है वो ये है। और सिमिलरली यहाँ पर भी और यहाँ पर भी डिफरेंट कंपोनेंट्स आपके पास आ गए, तो इनको फिर ब्रेक करेंगे, उनमें वैल्यूज पुट करेंगे, तो इसको डायरेक्ट सॉल्व किया हुआ है, ठीक है। सॉल्व करेंगे और जो भी वैल्यूज आएंगी तो हमारा C1 के बराबर, यहाँ पे कितना है -j0.5, और e पावर i थीटा का सॉल्व करने का यूलर्स एक्सपेंशन जो होता है फॉर्मूला वो अप्लाई करते हैं, cos x प्लस j sin थीटा, ये वाला। ये चीजें आई होप कि क्लियर हो जाएंगी इंशाल्लाह। और इससे ये थोड़ा सा ना कुछ ज्यादा डार्क हो गया, तो अगर फिर भी विजिबल है सॉरी उसको, तो C2 C3 एंड सो ऑन इसको सॉल्व किया, और फिर आपके पास C जो निकाला वो C2 C0 C1 C2 C3 तीनों की वैल्यूज आ गई।
तो हमने उनको प्लॉट किया तो ये आपके पास आ गया। तो ये हो गया आपका मैग्नीट्यूड स्पेक्ट्रा। ठीक है, तो तकरीबन जो वैल्यूज आती हैं ना वो यही आ रही हैं। C1 और C3 की आ रही हैं 0.5 और -C2 और C2 की वैल्यू है 0। तो तकरीबन कांस्टेंट ये आ रहा है। और हमारे पास जो है ना ये, और हमने बात वैसे ही की थी, जो डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स हैं इनका जो स्पेक्ट्रम होता है, फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम, वो भी पीरियाडिक होता है। तो ये आपके पास जो है ना सैंपल आया है ये वाला। ठीक है, ये इसका फ्रीक्वेंसी रिस्पांस है। तो ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, इसको आप लोग करके दिखाइएगा। आप बेशक जो तरीके हैं इसी तरीके से ही सॉल्व करने, तो उसको थोड़ा सा आप लोग कर लीजिएगा। अच्छा, अब ये तो हमने कर लिया किसका, फोरियर सीरीज फॉर कंटिन्यूस टाइम, फोरियर सीरीज फॉर डिस्क्रीट टाइम। अब पावर स्पेक्ट्रम डेंसिटी ऑफ पीरियोडिक सिग्नल्स, जो अभी तक हमने पिछले पावर स्पेक्ट्रम निकाला था वो किसका था, पहले हमने निकाला था कंटिन्यूस टाइम पीरियोडिक सिग्नल्स का। अब डिस्क्रीट टाइम का भी एग्जैक्ट सेम ही तरीका है। ठीक है, वो ये है फॉर्मूला, बस जो आपके एम्पलीट्यूड निकालते हैं उसका स्क्वायर करके उस सारे कंपोनेंट को सम करेंगे तो हमें एवरेज पावर मिल जाएगा। सिंपल, और इसको पासवेल्स थ्योरम फॉर डिस्क्रीट टाइम पावर सिग्नल्स कहते हैं। अच्छा, एक और एग्जांपल है, वो है कि पीरियाडिक सिग्नल है, सिग्नल जो है आपके पास पीरियाडिक है और सिग्नल जो है डिस्क्रीट टाइम है। ठीक है, इसमें फॉर्मूला कौन सा अप्लाई होगा, डिस्क्रीट टाइम फोरियर सीरीज वाला। तो डिस्क्रीट टाइम फोरियर सीरीज में कौन सा कंपोनेंट है, वो है ck वाला। तो ck इज इक्वल टू 1/n, n इज इक्वल टू 0 टू जो आपके पास n-1 है, n-1 जहां पर ये जो दिया हुआ है वो है L, मतलब n जो है इसमें ऑलरेडी ये है टोटल जनरलाइज फार्मूला दिया हुआ है। ठीक, और ये जो इसकी वैल्यू एग्जिस्ट करती है वो इस तक कर रही है। तो n इज इक्वल टू 0 टू L-1 a e पावर j, फार्मूला अप्लाई किया, इसको डायरेक्टली सॉल्व किया हुआ है, k इज इक्वल टू 0 पे पुट करेंगे तो ये फार्मूला आएगा। ठीक है, और ck की वैल्यू और जो बाकी वैल्यूज पे ये फार्मूला आपका पास आएगा, क्योंकि इसी तरीके का एग्जांपल मैं पीछे करवा चुका हूँ। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के जो डिफरेंट तरीके हैं, तो ये इसके बराबर भी होता है 1 माइनस ई पावर 2 और n, ये बराबर इसके भी हो जाएगा। और ये आपके पास साइन फॉर्मेट में कोशिश ये की गई है कि इसको साइन फॉर्मेट में प्लस माइनस हम करके करते हैं ना, ताकि एक साइन फॉर्म में आ जाए। तो वो साइन फॉर्म में आ गया, तो ये आपके पास ck की स्क्वायर आ गया, और ये ठीक है। तो ओवरऑल ये मैं बहुत क्विक किया है मैंने समझाने के लिए, क्योंकि किया हुआ है हमारा पहले इस तरीके से। अब सारा जो हमारा मेन अब आ रहे हैं वो है कि डिस्क्रीट टाइम में सिग्नल जो है आपके पास पीरियाडिक नहीं हो। अभी तक हमने क्या किया, डिस्क्रीट टाइम कंटिन्यूस टाइम में आपके पास पीरियाडिक सिग्नल है, फिर आपके पास डिस्क्रीट टाइम में पीरियाडिक सिग्नल है। अब डिस्क्रीट टाइम में सिग्नल पीरियाडिक नहीं है, अपीरियाडिक है, तो ऐसे के लिए फिर है DTFT, डिस्क्रीट टाइम फॉरियर ट्रांसफॉर्म। जिस तरीके से हमारे पास कंटिन्यूस में आपके पास अगर अपीरियाडिक सिग्नल है तो वो हमारे होते हैं, उनका होता है फॉरियर रिप्रेजेंटेशन बाय द हेल्प ऑफ द फॉरियर ट्रांसफॉर्म। अब यहाँ पर है डिस्क्रीट टाइम फॉरियर ट्रांसफॉर्म। अब डिस्क्रीट टाइम फॉरियर ट्रांसफॉर्म का हम आएंगे। अब ये जो है एक्चुअल में हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, उसके बाद फिर हम आएंगे DFT। फिर इसके जो अपने इश्यूज हैं उसको मद्देनजर रखते हुए हम DFT करेंगे, फिर DFT के बाद हम जो है ना उसकी कंप्यूटेशनल पावर के हिसाब से FFT आएंगे, फिर उसकी रिप्रेजेंटेशन, फिर हम फिल्टर डिजाइनिंग की तरफ चले जाएंगे। तो क्योंकि सारी चीजें एक दूसरे से रिलेटेड है, कोई भी एक से नहीं है कि एक दूसरे से सेपरेट है, तो यहाँ से आपका कवर हो जाएगा।
तो अपीरियोडिक सिग्नल्स जब हो तो उनका डिस्क्रीट टाइम में, तो उनकी जो जो डिकम्पोजिशन है वो विद द हेल्प ऑफ डीटीएफटी के थ्रू करवाया जाता है। और जो फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ फाइनाइट एनर्जी, क्योंकि जो अपीरियोडिक सिग्नल्स होते हैं वो एनर्जी सिग्नल्स होते हैं, उनकी एनर्जी फाइनाइट होती है, ठीक है। जो पावर सिग्नल होते हैं उनकी एनर्जी इनफाइनाइट होती है, तो इनको इस वजह से कहा जाएगा फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ ए फाइनाइट एनर्जी डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स जो है वो एक्स ऑफ एन इज डिफाइंड एज, उनका जो फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट है उसको डिफाइन किया जाता है, वो इस तरीके से डिफाइन किया जाता है। x of omega is equal to n is equal to minus infinity to plus infinity x of n e power minus j omega n, ठीक है। यहाँ पर इसका फॉर्मूला ये, तो x of omega, ये w नजर आ रहा है, ये ओमेगा एक्चुअली में, ओमेगा में बी रिकॉर्डेड एज ए डिकम्पोजिशन ऑफ x of n, मतलब जो अपीरियोडिक सिग्नल्स डिस्क्रीट टाइम है उनको जो डिकम्पोज किया जाता है उसको डिस्क्रीट टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म, डिस्क्रीट टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। x of n into its frequency components. It is not difficult to verify that x of omega is a periodic with a period 2 pi. अब बात क्या हो रही है कि हमारे पास जो डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स हैं, आया कि वो पीरियडिक हैं या नहीं है, उनका जो फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम आता है, मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, उनका जो फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम आता है जो डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स हैं वो पीरियडिक होते हैं। जिस तरीके से मैंने आपको दिखाया कि कंटिन्यूस टाइम सिग्नल्स का मैंने अभी दिखाया था, मैं दोबारा थोड़ा सा ना, मुझे काफी बैक साइड जाना पड़ेगा, चलो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जो कंटिन्यूस टाइम सिग्नल था, ठीक है, इसका जो आपके पास स्पेक्ट्रम आया था, ये जिसमें देखो पीरियडिक नहीं है, ये एक जैसा आया है, बस ऐसा एक ही कंपोनेंट है, इसको हम कहेंगे अपीरियडिक है, तो इसका फ्रीक्वेंसी डोमेन अपीरियडिक है। मगर इसके बाद एक सेम सिग्नल जो है आपके पास ये एक डिस्क्रीट टाइम सिग्नल दिया हुआ था, ये ठीक है, ये वाला जो डिस्क्रीट टाइम सिग्नल था, इसका देखो ये जो फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स ये है, क्योंकि डिस्क्रीट कंपोनेंट टाइम्स में हमने जब किया तो उसके जो फ्रीक्वेंसी डोमेन में पीरियडिसिटी आ गई, ठीक है, पीरियडिक हो गया। तो जब पीरियडिसिटी आ गई तो उसको हम कहेंगे कि कितना इसका पीरियड है, कितने पीरियड के बाद वो रिपीट होना शुरू होता है, तो वो यहाँ पर चीज बताई गई है। ठीक है, इसका भी देखो जिस तरीके से फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम जो निकला है वो डिस्क्रीट हो, ठीक है, वो ये यहाँ पर ना उसी चीज को ही कहा गया है। तो वो जो पीरियड है जब आपके पास डिस्क्रीट टाइम में फ्रीक्वेंसी डोमेन जो आता है वो पीरियडिक है, तो उसका जो पीरियड है वो 2 पाई है, ठीक है। और जब फोरियर ट्रांसफॉर्म करते हैं डिस्क्रीट टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म, तो उसका इनवर्स भी होता है, तो x ऑफ n इज इक्वल टू 1/2 पर 2 पाई x ऑफ ओमेगा e पावर j ओमेगा n, ये उसका इनवर्स का फॉर्मूला है, ठीक है। और उन दोनों को कंबाइन इनवर्स और फोरियर डीटीएफटी और इनवर्स डीटीएफटी आई डीटीएफटी जो कहते हैं उसको कंबाइन लिख कहते हैं डीटीएफटी पेयर। आई बात समझ में? यहाँ पर देखो ये इंटीग्रेशन है, इट मीन जो आपके पास जो डिस्क्रीट टाइम अपीरियोडिक सिग्नल का जो फ्रीक्वेंसी डोमेन आता है वो पीरियडिक भी है और साथ साथ कंटिन्यूस आता है, वो डिस्क्रीट नहीं होता, कंटिन्यूस होता है, इस वजह से यहाँ पे सबमिशन की साइन की हुई है। The Fourier transform of a discrete time signal x of omega is equal to, ठीक है, जो अभी ये प्रूव कर रहे हैं कि ये डिस्क्रीट वो है पीरियडिक है, ये है सिग्नल, ठीक है। इसमें हमने 2 पाई ऐड कर दिया, 2 पाई के, तो जब 2 पाई को ऐड किया तो वो यहाँ पर भी एडिशन आएगी, तो इसको जब पावर ऐड हो रहे हैं तो उनके बेसिस सेम रख के इनको अलग अलग भी किया जा सकता है, तो इनको अलग अलग किया तो ये तो कंपोनेंट सेम रहा, और ये जो है आपके पास इस कंपोनेंट को यहाँ पे ले गए तो e पावर j 2 पाई के n करेंगे, तो यहाँ पर हमारे पास आंसर 1 आएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि 2 पाई के एन, तो इसमें आपके पास क्योंकि 2 पाई है तो k की या n की कोई भी वैल्यू पुट करेंगे तो वो मल्टीपल ऑफ 2 पाई होगा, और 2 पाई जो आपके पास cos 2 पाई होता है वो होता है 1, तो इसका मल्टीपल जो भी हो हमेशा
रिपीट होके वही मिलेगा, आपके पास 1 ही मिलेगा और ये 0 हो जाएगा। तो ये फैक्टर जो 1 हो गया, तो यहाँ पर ये खत्म हो गया, यहाँ पर सिर्फ हमें ये फैक्टर बचा। तो आप नोट करें ये एग्जैक्ट वही है जो ये है। तो इट मीन्स हम कह सकते हैं कि ये जो x ऑफ 2 पाई है वो बराबर किसके, इसके। तो ये शो हो गया कि ये जो है आपका जो फोरियर ट्रांसफॉर्म है जो फ्रीक्वेंसी डोमेन में DTFT है वो पीरियडिक है विद पीरियड ऑफ 2 पाई। और अब वहां पर हमने क्या किया था, वो क्योंकि पावर सिग्नल थे तो उनका पावर स्पेक्ट्रम निकाला था, और ये एनर्जी सिग्नल है तो इसका एनर्जी स्पेक्ट्रम निकलेगा। तो इसको हम कहेंगे एनर्जी स्पेक्ट्रम ऑफ अ पीरियडिक सिग्नल। ओके, तो एनर्जी स्पेक्ट्रम ऑफ अ पीरियडिक सिग्नल, तो इसका फॉर्मूला क्या है, तो एनर्जी इज इक्वल टू समीशन ऑफ एन इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, जो एक्स ऑफ एन है उसका स्क्वायर कर दें, ठीक है। तो इससे एनर्जी मिल जाएगी। ये तो हो गया टाइम डोमेन या डिस्क्रीट डोमेन में आपने किया। तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में वो किसके बराबर होगा, फ्रीक्वेंसी डोमेन में जो आपकी एनर्जी होगी वो होगी 1/2 पाई माइनस पाई टू पाई एक्स ऑफ ओमेगा होल स्क्वायर। क्यों इंटीग्रेशन, इसलिए क्योंकि फ्रीक्वेंसी डोमेन जो इसका वो कंटिन्यूस टाइम है। फ्रीक्वेंसी डोमेन क्या है, कंटिन्यूस है। तो इस वजह से इंटीग्रेशन हो रही है और ये जो रिलेशन आपके पास आ गया, ठीक है। और ये सारा जो है ना पावर और एनर्जी के रिलेशन है ना टाइम और फ्रीक्वेंसी डोमेन के दरमियान जो इक्विवेलेंसी है वो सारा पार्सेवल रिलेशन से शो होता है। वो पीरियडिक अपीरियडिक और डिस्क्रीट कंटीन्यूअस सब में उसी का इसके थ्रू ही होता है। मतलब उसने ये वर्किंग की हुई है। देयरफॉर द एनर्जी रिलेशन बिटवीन x ऑफ n x ऑफ ओमेगा is equal to ex energy is equal to minus infinity to infinity x of n का होल स्क्वायर is equal to 1/2 पाई माइनस पाई टू, क्योंकि फ्रीक्वेंसी डोमेन में एनर्जी इसके बराबर है, टाइम डोमेन में फ्रीक्वेंसी एनर्जी बराबर, इट मींस ये एनर्जी दोनों तो सेम ही आएगी। तो ये दोनों फ्रीक्वेंसी डोमेन और टाइम डोमेन आपस में इस तरीके से रिलेटेड है और इस रिलेशन को हम कहते हैं पार्सेवल थ्योरम, ठीक है। पार्सेवल थ्योरम या पार्सेवल रिलेशन ऑफ डिस्क्रीट टाइम और पीरियडिक सिग्नल, ठीक है। अब पीरियडिक में एनर्जी, पीरियडिक में पावर, ये ध्यान में रखें क्योंकि पीरियडिक जो है रिपीटिंग होते हैं वहां पे एनर्जी इनफाइनाइट होती है, मगर इनका जो एवरेज पावर लिया जाता है ओवर द इनफिनिट पीरियड जो माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी वो हमेशा 0 आता है, ठीक है। और इससे जो आपके पास आएगा जो डिकम्पोजिशन होगी साइनोसाइडल कंपोनेंट में उनकी उनकी एक एक जो एनर्जी आपके पास आएगी उसको हम एनर्जी स्पेक्ट्रम डेंसिटी स्पेक्ट्रम कहते हैं। और उससे हमें ये पता चल रहा है एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन का पता चल जाता है। और ये सवाल जो है आपके एग्जाम्स में भी आ सकते हैं और ये इंपॉर्टेंट भी है काफी, कि आपको पता चल जाता है कि ये सिग्नल है वो कितनी एनर्जी कंज्यूम कर, एक्चुअली में हम ना पावर कैलकुलेशन कर रहे हैं। फॉर सपोज आप एक सिग्नल दे रहे हैं आईसी को या एक सेंसर से डेटा आ रही है और आपके सिस्टम में आप किसी आईसी को इनपुट दे रहे हैं, तो आपको कैसे पता चलेगा उसका कितना पावर आ रहा है कितना नहीं। तो जो वोल्टेज आपको मिला हुआ होता है, तो उस तरीके से आप ये जो फार्मूला सारे अप्लाई करके एनर्जी पावर से निकाल के और फिर उस हिसाब से हम काफी कैलकुलेशंस कर सकते हैं। तो ये है एक एग्जांपल लेते हैं उसका। एग्जांपल क्या है, डिटरमाइन एंड स्केच द एनर्जी डेंसिटी स्पेक्ट्रम ऑफ x ऑफ n इज इक्वल टू a ऑफ n u ऑफ n। तो एक सिग्नल दे दिया a ऑफ n और u ऑफ n, कहते हैं कि इसको एनर्जी निकालो, एनर्जी स्पेक्ट्रम डेंसिटी निकालो, और a की वैल्यू जो इसने बताई है -a से लेके और -1 से लेके +1 के दरमियान है, ठीक है। तो x ऑफ m फार्मूला क्या अप्लाई होगा, x ऑफ ओमेगा इज इक्वल टू समीशन ऑफ x ऑफ n e पावर j m, ये हमारा फार्मूला है। इसमें x ऑफ n जो है हमारा यहाँ पर क्या होगा, वो a n u ऑफ n के बराबर। u ऑफ n क्या होता है, 0 से लेके प्लस इन्फिनिटी तक होता है। इट मीन ये जो है ना लेस देन जो 0 वैल्यूज होंगी सारी 0 हो जाएंगी। तो ये जो लिमिट माइनस इन्फिनिटी से स्टार्ट हो रही थी वो लिमिट 0 से स्टार्ट हो जाएगी क्योंकि ड्यू टू द u ऑफ n के, और x ऑफ n की जगह ये a ऑफ n आ जाएगा, ये a ऑफ n आ गया, ये e पावर j ओमेगा n फार्मूले का आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज नोट की जो समझ में नजर आई वो ये है कि इन दोनों में पावर जो n कॉमन है, तो क्या किया, n को एज ए होल पावर कॉमन ले लिया, ये बन गया e पावर माइनस j ओमेगा n। समीशन इज इक्वल टू माइनस n इज इक्वल टू 0 से लेके प्लस जो है आपके पास क्या वो कहते हैं n प्लस इन्फिनिटी तक। अब ये एक ज्योमेट्रिक सीरीज बन गई।
अगर इसको नोट करें तो ये एक ज्योमेट्रिक सीरीज बन गई। तो ज्योमेट्रिक सीरीज का जो आपके पास समीशन फॉर्मूला है उससे हमने ये निकाला कि वो बन गया 1/1 माइनस ई पावर जो यहाँ पर होता है उसको यहाँ पर रख देते हैं। ठीक है, ये ज्योमेट्रिक सीरीज फॉर्मूला है उसका, उससे हमें ये सॉल्यूशन मिल गया। और एनर्जी स्पेक्ट्रम इन क्या है, वो इनका स्क्वायर है। तो इट मींस ये जो स्क्वायर है और इसको स्क्वायर बराबर हो जाएगा जब मॉड्यूलस इसका स्क्वायर है, तो इट मींस ये और ये जो कॉन्जुगेट है, कॉन्जुगेट का मतलब है जहाँ पे जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसकी साइन चेंज। तो पहले ओरिजिनल रखा, ये जो ओरिजिनल 1/1 माइनस ए ई पावर माइनस जे ओमेगा, और फिर मल्टीप्लाई में यहाँ पे साइन चेंज करके यहाँ पर वो कॉम्प्लेक्स पार्ट रखा। तो इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये फॉर्मूला बन जाएगा 1/-2a cos ओमेगा प्लस ए स्क्वायर। ये हमारा फार्मूला बन गया एनर्जी स्पेक्ट्रम डेंसिटी के लिए, या ESD एनर्जी डेंसिटी स्पेक्ट्रम के लिए। इसमें आप A is equal to 0 डिफरेंट वैल्यूज पुट करेंगे और उस पे क्या क्या स्पेक्ट्रम आएगा, एनर्जी की डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से होगी फ्रीक्वेंसी डोमेन में, आपको ये बता देगा। अच्छा, सेम वे से एग्जैक्ट सेम वे से इसकी डिस्ट्रीब्यूशन डिटरमाइन द फ्रीक्वेंसी ट्रांसफॉर्म एंड सॉरी फोरियर ट्रांसफॉर्म एंड द एनर्जी स्पेक्ट्रम डेंसिटी ऑफ द सीक्वेंस। ठीक है, अब सीक्वेंस क्या है, ये जो है हमें दिया हुआ है सिग्नल x ऑफ n इज इक्वल टू a 0, तो ये है 0 से लेके L-1 तक, इसका अदरवाइज 0, ये n दिया, x ऑफ n दिया, फॉर्मूला ये है। और लिमिट ये एक कहाँ से कहाँ तक एग्जिस्ट करता है, 0 से लेके L-1 तक। तो 0 से लेके L-1 तक a e पावर हो गया, क्योंकि a था उस टाइम, तो x ऑफ n की वैल्यू इस रेंज के दौरान a है, तो वो हमने रख दी। तो अगेन ये क्या बन गया, ठीक है, ये अब समीशन को ओपन करेंगे, ए तो कांस्टेंट है वो तो बाहर आ गया, बाकी जो आपके पास ई पावर माइनस जे ओमेगा था, तो इसमें आप जो है अप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये फॉर्मूला आएगा, समीशन आएगी। ठीक है, इसकी समीशन जो आएगी वो ये आएगी। ठीक, तो ये समीशन लिया और इस समीशन को फिर मैथमेटिकली थोड़ा सा मैनिपुलेट कर लिया ताकि हम इसको साइन में कन्वर्ट कर सकें। ठीक, साइन में जब कन्वर्ट हो गया तो आपके पास ये फॉर्मूला बन गया ये। ठीक है, तो इसका जो मैग्नीट्यूड स्पेक्ट्रम आएगा वो भी एन ओमेगा इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। ठीक है, साइन 0 0 होता है, तो ये फैक्टर जो सिर्फ क्या बचेगा, मॉडुलस ऑफ ए एल। ठीक है, और इस पे और बाकी ये जो है आपके पास फैक्टर दूसरा फैक्टर है, अदरवाइज ये बन जाएगा। ठीक है, तो ये है आपके पास इनका जो मैग्नीट्यूड स्पेक्ट्रम है वो आपका नेक्स्ट पे क्या हुआ है, ये इसका मैग्नीट्यूड ओरिजिनल सिग्नल है, ये इसका मैग्नीट्यूड स्पेक्ट्रम है। और एनर्जी क्या होगी, इसी फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर कर देंगे तो इससे जो आपका आएगा वो आपकी एनर्जी होगी। अब पूरे इस चीज में जो पॉइंट्स नोट करनी है समझनी है, जिसको नेक्स्ट लेक्चर के लिए मैं कर रहा हूँ, वो ये है कि हमने क्या कि जो सिग्नल है इज डिस्क्रीट इन टाइम डोमेन बट कंटिन्यूअस इन फ्रीक्वेंसी डोमेन। ठीक, ये जो टाइम डोमेन में सिग्नल्स जो हैं वो तो आपके पास डिस्क्रीट है, क्योंकि ये जो है अपीरियोडिक सिग्नल्स है टाइम डोमेन में डिस्क्रीट है। इनका जो फ्रीक्वेंसी डोमेन आता है वो आता है आपका कंटिन्यूअस। पहली पॉइंट ये हो गई, यूजुअली यूज फॉर द सिग्नल विथ इनफाइनाइट पीरियड। जो अपीरियोडिक सिग्नल्स जो होते हैं इनका जो जो पीरियड होता है वो इनफाइनाइट होता है। ठीक है, और डिस्क्रीट टाइम में तो मतलब इनफाइनाइट तक इनकी जो वैल्यूज होंगी उस हिसाब से वो होनी चाहिए। मगर DTFT जो है गिव्स exact frequency consistency for omega but requires sequence to last। ये हमारे पास जो DTFT है वो तब सही एग्जैक्ट कंसिडरेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी सही तब जाता है जब हमारे पास जो सीक्वेंसेस हो, जो मतलब पीरियड हो आपके पास टाइम डोमेन का जो सिग्नल है जो डिस्क्रीट टाइम डोमेन में है, डिस्क्रीट टाइम सिग्नल जो है वो उसकी जो n की वैल्यूज -n से लेके -इन्फिनिटी से लेके +इन्फिनिटी तक हो। तो प्रैक्टिकली
ऐसे सिस्टम्स के लिए तो इनफाइनाइट मेमोरी चाहिए, जो प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है। मतलब आपके पास अपीरियोडिक सिग्नल, डिस्क्रीट टाइम सिग्नल को ट्रांसफॉर्म करना हो, फ्रीक्वेंसी इसका डोमेन निकालना हो, तो इनफाइनाइट मेमोरी होनी चाहिए ताकि सही तरीके से आपको वो फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स बता सके, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। डीटीएफ के लिए इनफाइनाइट मेमोरी चाहिए, तो आईडीटीएफ के लिए भी इनफाइनाइट मेमोरी चाहिए, जो कि एक इम्पॉसिबल सी चीज है। फिर इस चीज को मद्देनजर रखते हुए, ये एक प्रैक्टिकल चीज नहीं है, तो वी इन प्रैक्टिस वी डोंट हैव इनफाइनाइट मेमोरी, वी कांट अफोर्ड टू हैव इनफाइनाइट प्रोसेसिंग टाइम। और एक तो इनफाइनाइट मेमोरी का मतलब ये हो गया कि इनफाइनाइट प्रोसेसिंग टाइम, जो कि वो भी पॉसिबल नहीं है, उसका भी फायदा नहीं है, अफोर्ड नहीं कर सकते। एंड सिग्नल वी वांट टू एनालाइज डज नॉट हैव ए इनफाइनाइट ड्यूरेशन। ठीक है, और सिग्नल जो हम जिसको एनालाइज करना चाहते हैं, उसकी इनफाइनाइट ड्यूरेशन भी नहीं है। तो उस मामले में जो आईडीटीएफटी है ना, वो उतना काम का नहीं है। सिर्फ डीटीएफटी जो हमारे एनालिसिस के हद तक, जो एक्सप्रेशन मैथमेटिकली हमारे पास एक काबिल कबूल है, जो प्रैक्टिकली ये जो है ना, इसकी कैलकुलेशन जो हम कंप्यूट नहीं करवा सकते विद डिजिटल सिग्नल प्रोसेसर से। तो फिर ऐसी चीज की, या इस चीज को किस तरीके से रिजॉल्व किया जा सकता है, क्या इशू इस चीज में, तो उसके लिए फिर हमारे पास है डीटीएफटी, सॉरी डीएफटी, डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म। वो उसमें क्या होता है, उसकी जो है ना लिमिटेड, जिस तरह यहाँ पे इसको इनफाइनाइट सैंपल्स चाहिए ताकि सही रिस्पांस बताए, उसमें आपके पास लिमिटेड रिस्पॉन्सेज जो है, जो सैंपल्स के साथ आपको फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स बताता है प्रॉपरली। और जो टाइम डोमेन में, जो फ्रीक्वेंसी डोमेन में जो स्पेक्ट्रम आता है, वो भी आपका डिस्क्रीट होता है। इसमें तो आपके पास कंटिन्यूस है ना फ्रीक्वेंसी डोमेन में, मान लो ये जो निकला है, ये जो कंटिन्यूस है आपके पास फ्रीक्वेंसी डोमेन, वहां पर जो डीएफटी में जो फ्रीक्वेंसी डोमेन आएगा, वो भी आपका डिस्क्रीट होगा, और जो प्रैक्टिकली कंप्यूटेबल भी है कंप्यूटर्स के साथ। तो इस वजह से जो कंप्यूटर्स में जो हमारे पास एल्गोरिथम डीएसपी के इम्प्लीमेंट होते हैं, वो विद द हेल्प ऑफ द डीएफटी। फिर उस डीएफटी का भी एक शॉर्टर वर्जन बना, फास्ट वर्जन बनाया हुआ, जिसको हम कहते हैं फास्ट फोरियर ट्रांसफॉर्म। उसको नाम, शार्ट नाम दिया होता है एफएफटी। तो अब हम अगला टॉपिक जो हम कवर करेंगे, वो होगा एफएफटी, और सॉरी डीएफटी, फिर उसके बाद उसका एफएफटी, फिर एफएफटी की रिप्रेजेंटेशन जो होती है डिफरेंट फॉर्म्स में होती है, उसको करेंगे। फिर इंशाल्लाह हम अपने फिल्टर्स की तरफ आगे बढ़ेंगे कि फिल्टर्स को किस तरीके से डिजाइन किया जा सकता है। तो ये पूरे आज के लेक्चर में हमने फ्रीक्वेंसी डोमेन एनालिसिस किए। तो किसी को भी कहीं पे भी कोई भी इश्यू हो, तो मुझसे ज़रूर पूछ लेगा। इसके मैंने कुछ एग्जांपल्स आज करवाए हैं, और इंशाल्लाह और कुछ और एग्जांपल्स करवाऊंगा। फिर उसके बाद हम डीएफटी पे जाएंगे, फिर एफएफटी, फिर हम फिल्टर्स पे जाएंगे। तो अब हमारे और ये सारे लेक्चर जो है ना, हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट है फाइनल एग्जाम्स के लिए भी। तो इनको अच्छे से प्रैक्टिस करें, जो इसमें एग्जाम्पल्स हैं, और उसके अलावा कुछ और भी एग्जाम्पल्स करवाऊंगा इंशाल्लाह, और इनके कुछ और प्रॉपर्टीज हैं, उनको भी हम डिस्कस करेंगे। तो आई होप कि सबको ये चीज़ें सब क्लियर हो गई होंगी। जिसको भी जो भी इशू हो, तो ज़रूर मुझसे डिस्कस करें ग्रुप में, और इस लेक्चर को ज़रूर सुनें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और हम प्रैक्टिकल अब डीएसपी की तरफ जा रहे हैं, जो कि अब हम इंशाल्लाह फिल्टर्स में, मैटलैब में मैं कोशिश करूंगा आपको कुछ एग्जांपल्स करके दिखाऊंगा कि किस तरीके से हम क्या क्या इंप्लीमेंट कर सकते हैं, और कुछ अपना सा फिल्टर बनाए और अपने वॉइस पे अपन प्ले कर सकें किस तरीके से क्या होता है। तो मैं आप लोगों से अच्छी उम्मीदें रख रहा हूँ कि आप लोग अपनी एफर्ट ज़्यादा लगाएंगे और मेहनत करेंगे, और फिर उसको आप अच्छे से लर्न भी करेंगे चीज़ों को। वंस बेसिक समझ में आ गई ना, फिर उम्मीद है इंशाल्लाह आप लोगों को आगे वाले जितने भी कोर्सेज में आएंगे, वो उनमें इशू नहीं होगा। मगर इम्पोर्टेंट थिंग इज द बेसिक क्लियर हो आप लोगों की। ओके, फिर इसी के साथ मैं आज का लेक्चर एंड कर रहा हूँ। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।